Yes, good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. Just few more seconds to go. All right, friends, so now it is 9 p.m. and we'll start this class. My first question is, can you see me, can you hear me, क्या मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं? True false में वोट करके बताइए. नवनीत, निकिता, तिथि, बशिंदर, सुप्रिया, ईशा, अदर्स डांस रीजर्स. वी मूव फॉरवर्ड. देखिए, करीब 2% लोग बोल रहे नहीं देख सकते, तो अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल आर या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो, क्रोम ब्राउजर यूज करो, ऐड ऑन डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो, होपफुली इट विल वर्क. क्लास में जो डाउट है नोट पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद मुझे गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए, जिसके जवाब में अलग से पीडीएफ बना के धीरे-धीरे अपलोड करता हूं. फर्स्ट 300 कंप्लीट किए, बाकी भी धीरे-धीरे थोड़ा संडे करूंगा, थोड़ा वेडनेसडे, वो चलते रहता है, सो डू नॉट वरी. हम लोग पढ़ रहे हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी. आज आखिरी लेक्चर है एंड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आज कंप्लीट हो जाने चाहिए. फिर भी बच गया तो डोंट वरी, वो भी कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, अभी आगे का शेड्यूल मैं पहले बता दूं. आज क्या 15th फ्राइडे, तो आज ज्यादातर चीजें कंप्लीट हो जाएगी. फिर 17th आई थिंक संडे होगा. उस दिन रात को 9 बजे वीकली टेस्ट है, जितना भी हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी. तो यू हैव इनफ टाइम, और छुट्टी भी है, तो कोई एक्सक्यूज नहीं आपके पास कि नहीं रिवीजन कर सकता. उसके बाद 21st मतलब मोस्ट प्रोबेबली अगले गुरुवार से हमारे वापस क्लासेस शुरू होंगे. अच्छा, तो अभी बीच में क्यों बंद करते, क्योंकि मेंस एग्जाम जो चले उसके आंसर के रिलेटेड प्रोजेक्ट में कुछ दिन मैं बिजी रहने वाला हूं. तो आपके पास काफी टाइम बचता है, 17 to 21 कितना, जो भी 5 दिन वटेवर. तो बाकी जितना बैकलॉग है ये सब्जेक्ट का भी, बाकी सब्जेक्ट का भी, वो सब निपटाओ. फिर वापस शुरू होगा तो वो चलते रहेगा. अब कुछ लोग कि नहीं मैं तो बस चिल मारूंगा, तो फिर भाई कल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि वो वही पब्लिक है जो पूरे साल चिल मारते हैं और फिर एग्जाम के 7 दिन पहले क्या क्या शॉर्टकट बता दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 टॉपिक बता दो, तो भाई वही सब लोग बर्बाद होते हैं. एनीवेज, तो हमने ज्यादातर चीजें कंप्लीट कर ली थी मॉनेटरी पॉलिसी में. आज बाकी के मुद्दे कंप्लीट करने. मेक श्योर कि पुराने लेक्चर देखें, 4 लेक्चर हो गए और ये 5वां भी आप देख लें. अभी 3-4 क्वेश्चन आएंगे, पीवाई हम सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2012 प्रीलिम्स से इनमें से कौन से कदमों से मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन इकोनॉमी? पहला, केंद्रीय बैंक द्वारा जनता से सरकारी प्रतिभूति की खरीद, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक. दूसरा, बैंकों में जनता का मुद्रा जमा करना, डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक बाय पब्लिक. तीसरा, सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से कर्ज लेना, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक. चौथा, केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को जनता को बेचना, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक. सो आउट ऑफ द गिवन थिंग्स आपको क्या लगता है कौन सी चीज से हमें मनी सप्लाई बढ़ सकता है? और यहाँ आपकी वोटिंग लाइन एंड टाइमर इट स्टार्ट्स नाउ. वोटिंग लाइन में एबीसीडी टिक करें. आप चैट बॉक्स में आप लिखेंगे, उससे मुझे पता नहीं चलता आपने करेक्ट किया कि नहीं. मुझे सिस्टम अलग से दिखाता है, जैसे भाई साकिब ने करेक्ट किया, सेम दिशा अपन ये लोग ये जो एबीसीडी में से क्लिक करते हैं. गौरव, सौरभ, पीयूष, गौतम, अमितेश, कशिश, सोनी, राजश्री, अश्विनी, रवि, सोनिया, अभिजीत, डीके, प्रियंका, आदर्श, शिवम, प्रियाल, मुक्ता, निमिष, गौरव, विशाल, प्रभात, दीपक, आर्यन, बसरा, रोहित, प्रियांक, संतोष, विराट, अंकिता, शुभम, मोहित, हर्ष, निकिता, महक, सौम्य, आनंद, ये सब. फिर रोहत, तुषार, ओंकार, दर्शन, साक्षी, रागिनी, विश्वरतन, सृष्टि, अभिजीत, सौरभ, आदर्श. करेक्ट आंसर. करीब 50% को लगा सी शुड बी आंसर. लेट्स चेक. देखिए, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक. अब दिमाग में सोचो, वो कुछ चीज आपको बेच रहा है, तो यानी आरबीआई आपसे पैसा ले रहा है. तो अगर उसने पैसा आपसे ले लिया तो समझो आरबीआई ऑन अदर साइड एंड यू आर ऑन दिस साइड, तो ये तो आपका मनी सप्लाई कम कर रहा है ना सिस्टम में से. तो रिजल्ट क्या होगा? मनी सप्लाई विल नॉट इंक्रीज, इनफैक्ट इट विल डिक्रीज. इससे तो बाजार में पैसा कम हो जाएगा. तो चौथा स्टेटमेंट क्या बोला? सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक, तो गलत है. तो उस हिसाब से बी एंड डी इज गॉन. बाकी जो बचा ए या सी में से कुछ हो सकता है. ऐसे जो भी ऑप्शंस हो, 4-5 स्टेटमेंट एक साथ आते हैं, तो क्या करना चाहिए? ठीकरी पकड़ने नहीं बैठना चाहिए. सबसे पहले ऐसा पकड़ो स्टेटमेंट जो सबसे आपको लगता है दिस इज डेफिनेटली राइट और दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग. ऐसा करके जितना खत्म हो जाए वो एक तरफ रखो, बाकी में जो बचता है उसमें आप देखो. नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है? परचेज ऑफ जीसेक फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक. आपसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई खरीद रही है, आपको पैसा दे रही है, सो मनी सप्लाई विल इंक्रीज. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाउ व्हाट अबाउट द थर्ड स्टेटमेंट? बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक. वापस लेग की तकलीफ. लेट मी गिव मी अ लिटिल बिट टाइम, गिव मी 5 मिनट्स, आई विल कम बैक. मैं टीम को मैसेज करूं. कुछ लोगों की मैसेज स्टक हो गया भाई. असल में इनकी एक एथनिक सिस्टम होता है जिससे मैं वो उस चीज़ की कंप्लेन कर सकता हूँ, पर वो खुल नहीं रहा है. तो मतलब मे बी जो लोग ऐप से देख रहे हैं, इट मे बी पॉसिबल कि उनको ये दिक्कत आ रही हो.
खैर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लेट मी डू अ पोल, कैन यू सी मी? ट्रू फॉल्स में बताएं, वोट करके बताएं, परसेंटेज में पता चले। कैन यू सी मी? ट्रू फॉल्स में बताइए। ओंकार, त्रिभुवन, आराध्य, अंकित, प्रतीक, इंशा, तिथि, मतलब अराउंड 6% को दिक्कत आ रही है एज पर द पोलिंग सिस्टम। हाँ क्यों भाई, ये जो है, हेलो, हाँ वापस ये वो सर्वर में कुछ इशू आ रहे हैं ऐसे लाइव क्लास के अंदर। उनको बोलो भाई कि रोज का ये तो आप देख के बैठे हो जो भी है सर्वर टीम में। अब तीसरे दिन मैं पढ़ाऊँ कि फिर ये 10-10 मिनट यही मैं धंधा करूँ, या तो फिर आप मेरे को बोलो मैं इसको रिशेड्यूल करके कल कर लेते हैं, जो करना है पर एक बार ठीक से सेटिंग रखो ना। आई विल वेट एक्चुअली, ठीक है, ओके। तो उसको कॉन्क्रीट जवाब मिले तब तक ये क्या करते हैं, लेट अस वेट टिल 9:30 PM। तो ये टू एंड फ्रो में इतना चलेगा, तो यार मैं वापस पढ़ाना चालू 5 मिनट बाद वो हो रहा है, वो मेन सर्वर का जो आदमी है वो कुछ बोले कॉन्क्रीट पे, तो मैं इधर ही हूँ, बट वी विल रिज्यूम एट 9:30। हाँ जी, हाँ। ऑडियो वीडियोस का कैसी चीज़ आ रही है, पोलिंग क्या 7% लर्नर को ये प्रॉब्लम है? हाँ मेरा तो नेटवर्क सब सही चल रहा है। हाँ, वो तो मेरे को कैसे पता, मैम आप चेक करो। मैं उनकी जॉब का वेट कर रहा हूँ, वो चेक करके बोलेंगे, इसलिए मैंने लिखा 9:30। तब तक आप खुद पढ़ाई करो या जो भी दूसरा काम करो।
लेफ्ट हैंड टीम का मैसेज है कि एक बार वापस तुम पोल करो कि अब ठीक चल रहा है कि नहीं. सो अगेन आई विल आस्क यू, कैन यू सी मी? सो नाउ मतलब कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी, ये मैं आपको पूछ रहा हूँ. ट्रू फॉल्स में आप वोट करना, बोल के नहीं, वोट करो ट्रू फॉल्स में. कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी, क्या ये ऑडियो वीडियो सब चल रहा है? दिव्या, ऋषि, ओंकार वगैरह. देखिए सच में प्रॉब्लम है तो करो भाई, मजे लेने के लिए मत करो. इट इज नॉट हेल्पिंग यू और अदर्स. तो पोल में जो है आप सच लिखो, ट्रू या फॉल्स में. तो ओके. ओके मित्रों, तो अभी सर्वर टीम ने बोला आगे बढ़ो, तो मैं आगे बढ़ता हूँ. तो हम लोग देख रहे थे वापस क्वेश्चन क्या था. क्वेश्चन वाज अबाउट दिस मनी सप्लाई, और उसके अंदर एलिमिनेशन मेथड से हम लोगों ने 2 और 4 को तो फिर हमने एलिमिनेशन मेथड से 4 स्टेटमेंट को एलिमिनेट किया. तो बी एंड डी वाज रिमूव. अब बाकी बचा उन दोनों स्टेटमेंट में ए एंड सी में. फर्स्ट स्टेटमेंट तो देखिए वैसे कॉमन है, तो एक्सेप्ट करना कि करेक्ट होगा. परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आरबीआई आपसे खरीद रही है, आपको पैसा दे रही है तो मनी सप्लाई बढ़ेगा. सो दैट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाउ एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू थर्ड स्टेटमेंट कि बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक. तब सोचो, ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि वो तो एफआरबीएम एक्ट है और आरबीआई नॉर्मली नहीं देगी, पर एबनॉर्मल सिचुएशन में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जैसे वॉर वगैरह में आरबीआई लोन दे भी सकती है. तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई को अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देगी, सपोज 100 करोड़ की. और हमने देखा ये आरबीआई का इशू डिपार्टमेंट है, उसकी मनी सप्लाई की मैकेनिज्म क्या है कि अगर एसेट साइड पे प्लस प्लस होता है 100 करोड़, तो सामने उसका मतलब क्या, गवर्नमेंट को आरबीआई इज गिविंग मनी, तो मार्केट में उतना पैसा जा रहा है, और जितना पैसा गया वो सब उसकी लायबिलिटी है, तो मनी सप्लाई तो इंक्रीज हो रहा है. सो गवर्नमेंट इज बोरिंग मनी, अगर सरकार कर्ज लेगी तो यस मार्केट में मनी सप्लाई मार्केट की तरफ जाएगा. यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, एंड देयरफॉर द आंसर विल बी सी, 1 एंड 3 इज करेक्ट. अब आप देखिए, ये तो हमने एलिमिनेशन मेथड से पकड़ा, लेकिन कुछ लोग ये कहेंगे कि व्हाट अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट. दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक. यदि जनता बैंक में पैसा जमा करेगी तो फिर विल इट नॉट इंक्रीज द मनी सप्लाई, क्योंकि हमने तो पढ़ा था कि पब्लिक बैंकों में पैसा डिपॉजिट करती है तो डिपॉजिट लोन डिपॉजिट लोन डिपॉजिट लोन बोल के मनी सप्लाई तो इंक्रीज होता है, मनी मल्टीप्लायर को मदद मिलती है, ये तो हमने समझा था. सो यू आर राइट कि यस मनी सप्लाई बढ़नी चाहिए. डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन द कमर्शियल बैंक बाय पब्लिक, देन यस मनी सप्लाई शुड इंक्रीज. लेकिन हमारे पास दिक्कत क्या है, देयर इज नो ऑप्शन वेयर 1 2 एंड 3 आर टुगेदर. 1 2 और 3 तो साथ हो, ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं. अब वापस आओ, अगर मान ले कि चलिए 1 भी सही है, 2 भी सही, 3 भी सही, बट देयर इज नो ऑप्शन वेयर 1 2 एंड 3 आर टुगेदर. तो हमने जो लेस बैड, जो कम खराब है वो ऑप्शन पकड़ना है. लेस बैड क्या है, सी ऑप्शन 1 एंड 3 ओनली. तो भाई ये सब एग्जाम में आया तो ऑनलाइन फॉरम में लोग धमाल करेंगे, डिबेट करेंगे, ये सब सही है गलत है, बट अल्टीमेटली यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की उसमें वो भी गए थे सी ऑप्शन से. तो व्हाट आर द लेसंस फ्रॉम दिस क्वेश्चन, पहला एलिमिनेशन मेथड से आगे बढ़ो, फिर जो बचता है, जो लेस बैड ऑप्शन बचता है उसको टिक कर. फिर ओवरथिंक करने मत बैठ जाओ, ये भी हो सकता है अगर वो ऑप्शन है ही नहीं कॉम्बिनेशन में, देन जस्ट डू व्हाट इज लेस बैड, जो कम खराब है. एग्जाम खत्म हो जाए फिर ऑनलाइन फॉरम में एक दूसरे के साथ आंसर की डिबेट में मत उतरो, क्योंकि उससे यूपीएससी को अपना कुछ बदलने वाली है नहीं. आपको लगता है उसका क्वेश्चन ही गलत है, तो आप यूपीएससी को विदिन 7 डेज आफ्टर द एग्जाम ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं. तो वहां जाके कंप्लेन करो, जो डिबेट आर्गुमेंट आपको देने, एक दूसरे से लड़ने से कुछ नहीं होगा. 2021 प्रीलिम का प्रश्न देखो. भारत सरकार की बॉन्ड यील्ड निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होती है? इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग. पहला, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की क्रिया द्वारा, एक्शन ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व. दूसरा, रिजर्व बैंक की क्रिया द्वारा, एक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तीसरा, महंगाई और लघु अवधि के ब्याज दर द्वारा, इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट. सो आउट ऑफ द गिवन थिंग्स आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी चीज के चलते इंडियन गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड्स गेट अफेक्टेड? एंड योर वोटिंग लाइन एंड टाइमर इट स्टार्ट्स नाउ. नावेद, जाकी, वैभव, रौनक, तनुश्री, अभिजीत, खुशबू, चारू, अभिनव, कृष्णा, श्रीकांत, मुक्ता, श्याम, रुपेंद्र, तुषार, आदर्श, तनिष्क, अनुज, सचिन, अक्षर, प्रभात, नेहा, समीर, आनंद, रागिनी, गौरव, अभिजीत, लव, कृष्णा, ओंकार, अनिरुद्ध, ये सब. फिर ओंकार, विश्वरतन, साक्षी, सृष्टि, हेमंत, मोहित, रागिनी, गौतम, सौम्य रंजन, अदर्श. अब इसमें एक व्यक्ति ने अपना यूजर नेम रखा है आरडीएस वगैरह, कुछ बार लोग किम जोंग उन से लेकर अलग अलग नाम रखते हैं. तो उन सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपका जो असली नाम है वो रखो, ताकि मुझे भी याद है कि ये व्यक्ति था, उसका आचार्य आ रहा था, तो जब प्रॉपर बने तो खुशी हो कि हाँ भाई हमारा कोई सिलेक्ट हुआ है. और दूसरा, मैं ऐसे जो भी लोग ऐसे अलग जाके यूजर नेम रखते हैं तो फ्यूचर में उनका अगर लीडर बोर्ड में नाम दिया तो मैं नहीं पढ़ूंगा. उसका कारण क्या, कुछ लोग फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फिर इतना ही मैं बोल रहा हूँ उसको क्लिप बना के डाल दे यूट्यूब पे की, तो इमेज क्या जाके ये तो इधर सब नॉन सीरियस ही चल रहा है, जबकि हम तो सीरियस पढ़ाई का ही प्लेटफॉर्म है. तो दैट इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, यूजर नेम ढंग के रखो, ऐसे मत रखो. क्या हमारा प्रश्न था बॉन्ड यील्ड के बारे में. बॉन्ड यील्ड और ऑपरेशन ट्विस्ट क्या था वो कल था, तो कहानी में वापस नहीं दोहरा रहा, वो पहले देख के आओ. तो यस, ऑपरेशन ट्विस्ट जो आरबीआई ने किया था उससे तो बॉन्ड यील्ड अफेक्ट होती है, जो हमने कल देखा था. सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो इस हिसाब से सी ऑप्शन कैन नॉट बी देयर बिकॉज़ वो गलत है, वहां पर सेकंड ऑप्शन नहीं, तो ए बी या डी हो सकता है. अब बाकी जो है वहां पर सब जगह देखो कि 1 या 3 में से क्या सही है, उस हिसाब से आप आगे बढ़े. तो क्या 1 भी ज्यादातर केस में कॉमन लगता है, बट लेट अस चेक थर्ड स्टेटमेंट, इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स. सपोज इन्फ्लेशन हो 5% और आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी से जो इनकम हो रही है वो 6% इंटरेस्ट मिल रहा हो, तो यहाँ समझिए कि आपके पास ये जो जानवर है ही इज रनिंग एट अ फास्टर स्पीड, यानी वी आर सेफ. ये जो लायन है, महंगाई है, वो आपको पकड़ नहीं सकती क्योंकि आप उससे ज्यादा तेज स्पीड में जा रहे हो. लेकिन मान लीजिए इन्फ्लेशन हो 7% और आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में सिर्फ 6% इंटरेस्ट दिया जा रहा हो, तो क्या इन्फ्लेशन की स्पीड ज्यादा है तो वो खा जाएगा आपके पैसे को, जो हमने कल देखा था. अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, व्हाट यू विल थिंक कि भाई इसमें मजा नहीं है, आई शुड इन्वेस्ट इन समथिंग एल्स. कि अगर आप फिर रिसर्च करो कि अच्छा मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूं और गोल्ड में मुझे लगता है 9% प्रॉफिट होगा और इन्फ्लेशन अभी है 7%, तो इसकी स्पीड अच्छी है, सो लेट मी गो एंड इन्वेस्ट इन गोल्ड. ऐसा आप सोच सकते हैं. अब ऐसा जब भी आप सोचेंगे तो आप क्या करेंगे, आप एग्जिट करेंगे. किसमें से एग्जिट करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में से. क्यों एग्जिट करेंगे, आपको गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करना है. तो जब भी आप एग्जिट करोगे पैनिक में सस्ते में अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच के भाग जाओगे, तो आप जानते हैं उसकी यील्ड चेंज हो जानी. तो यस, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स
इट विल अफेक्ट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स एंड दिस गोल्ड प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन एंड वो सब पे असर होगी, क्योंकि उस वक्त ये जो पैनिक इन्वेस्टर है निकल जाएगा कि ये जो मैंने 100 रुपये में 100 रुपीज़ में परचेज किया था गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मैंने आप इसको 83 रुपीज़ में ले लो मुझसे, और ऐसा अगर वो करता है तो बॉन्ड जो पहले 7 थी बल्कि 11 हो सकती है, कैसे वो कल हमने देखा। एक और स्टेटमेंट था एक्शंस ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व, तो वो भी मैंने आपको कल बताया था कि अमेरिकन फेडरल रिजर्व अगर कुछ अपने खेल करती है जिससे उनकी बॉन्ड चेंज हो जाए, तो ये जो फॉरेन इन्वेस्टर है जिसने इंडिया में इन्वेस्ट किया था वो अपना पैसा लेके भागना चालू करेगा। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन कि अगर उसने इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया था और भाग रहा है पैनिक एग्जिट करके सस्ते में बेच के, सो अगेन इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में चेंज द यील्ड्स। सो आउट ऑफ दिस थिंग्स 1 2 एंड 3 ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। सो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, आंसर इज 1 2 3। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये अमेरिका की फेडरल रिजर्व की जो चीज है उससे असर नहीं होगा, पर अगर आप एलिमिनेशन मेथड से चलते हैं देन यू विल अराइव एट थर्ड ऑप्शन ओनली, क्योंकि आप समझिए इन्फ्लेशन और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट की तो असर है कि उस हिसाब से लोग सोच रहे हैं कि मैं यहाँ रहूं या किसी और इंस्ट्रूमेंट में चला जाऊं। सो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, एक्शन ऑफ द आरबीआई जैसे कि ऑपरेशन ट्विस्ट। तो अगर 2 एंड 3 साथ में हो ऐसा एक ही ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन डी? सो देयरफॉर द आंसर इज डी। लास्ट क्वेश्चन दैट वाज फ्रॉम 2022 प्रीलिम्स। यदि महंगाई बहुत ज्यादा है और रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियां, तो रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूति खरीदेगी। इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई देन आरबीआई इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। दूसरा, यदि रुपया कमजोर हो रहा है तो रिजर्व बैंक बाजार में डॉलर बेचेगी। इफ रुपीज रैपिडली डेप्रिशिएटिंग आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन मार्केट। तीसरा, अमेरिका या यूरोप में लोन के ब्याज दर गिरने वाले होंगे तो रिजर्व बैंक डॉलर खरीदेगी। इफ इंटरेस्ट रेट्स इन अमेरिका और यूरोप आर टू फॉल देन इट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स। आपका ये तो सब तुमने रुपये डॉलर का तो हिसाब बताया भी नहीं, सिखाया भी नहीं, नो प्रॉब्लम। आपको जितना आता है उसमें से एलिमिनेशन मेथड ट्राई करो। आपकी वोटिंग लाइन एंड टाइमर इट स्टार्ट्स नाउ। अभिनव, आनंद, महक, प्रकृति, स्नेहा, हर्षित, निकिता, आशुतोष, कबीर, अनुपम, अखिल, प्रभात, सौरभ, गोविंद, गौरव, हरदेव, अभिजीत, रीत, आदर्श, उनका, साक्षी, रागिनी, सृष्टि, हेमंत, मोहित, नवनीत, गौतम, सौम्य रंजन, प्रियांशु, आदर्श करेक्ट आंसर। देखिए जो भी पेज 86 पे टेबल दिया है आप सुकून से देखो, क्या बात है इन्फ्लेशन टू हाई आरबीआई लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। हाँ तो फाइट इन्फ्लेशन, तो आरबीआई ने क्या करना चाहिए ओपन मार्केट ऑपरेशन में, आरबीआई शुड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको बेचेगी सेकेंडरी मार्केट में, मतलब आप आरबीआई को पैसा दोगे तो आप अपना पैसा आरबीआई को दे दोगे तो अपना मनी सप्लाई कम हो जाएगा, और मनी सप्लाई कम होगा तभी इन्फ्लेशन से लड़ सकते हैं, वो हमने देखा। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोले, नहीं जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करनी चाहिए, मतलब वो आपसे खरीदे, आपको पैसा देता, आपके पास और पैसा आता है, तो और दे देना, शॉपिंग करोगे तो और डिमांड बढ़ेगी, तो और प्राइस बढ़ेगी, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बस। तो फिर बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर ए सी और डी एलिमिनेट हो जाता है, तो जो बचता है वो बचता है बी 2 एंड 3 ओनली। सो बाय एलिमिनेशन मेथड आंसर इज बी। अब कुछ लोग कहेंगे कि वो तो 2022 था, अभी पियर वाला पूछेगा तो क्या करेंगे, और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट का क्या मतलब है, तो वो भी हम समझेंगे, लेकिन वहां पर पिलर 3 फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के बारे में समझना है। सो व्हेन वी रीच पिलर 3 तब हम उसकी समझ लेंगे, बट अभी के लिए प्रेजेंटली ना भी पता हो तो भी एलिमिनेशन मेथड से तो हम इसे टिक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रश्न इन्होंने पूछे थे, सारे पिलर सॉल्व करने बैठे तो 2 घंटे उसमें चले जाए। बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे वो वीकली टेस्ट होगी उसके अंदर एडेड है, तो वहां पर आप देख लेना उसका क्या हिसाब था। वापस आते हैं, हम लोग देख रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी, और उसके अंदर हमने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वो समझा था। पीएसएल क्या था कि बैंक जितना भी पैसा लोन में दे रहा है उसका 40% दे नीड टू गिव टू प्रायोरिटी सेक्टर, जैसे वीकर सेक्शन, फार्मर, स्मॉल इंडस्ट्री वगैरह। उसके अंदर भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को अगर वो पैसा देता है तो उसको जल्दी जल्दी अपने कोटा कंप्लीशन में मदद मिले, ऐसे आरबीआई ने रूल्स बनाए थे। तीसरा हमने देखा था कि अगर बैंक अपनी कोटे कंप्लीट नहीं करता तो उस पर कैसे पनिशमेंट या पेनल्टी हो सकती है, कैसे हो सकती है कल देखा था, तो वापस में दोहरा नहीं रहा, लास्ट के 10 मिनट कल रात के लेक्चर के आप देखना। कि उस केस में क्या होगा कि बैंक कहेगा कि मैंने 10 रुपीज का कोटा कंप्लीट नहीं किया, आरबीआई उसे वो पैसा लॉक करवा देगा नाबार्ड एक्सिम वगैरह के लॉन्ग टर्म फंड्स में। वो पूरा मामला क्या था कल हमने देखा था। सो देयर इज अ हिडन पेनल्टी, या एक का पैसा लॉक करवा देता है बैंक का, ऐसी आरबीआई की सिस्टम है। नाउ व्हाट इज द एस्केप रूट, कि अगर कोई पेनल्टी है और अगर बैंकर चाहता है कि मैं उससे बच जाऊं तो मैं क्या करूं, आरबीआई ने उसको एक रास्ता दिखाया। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक कॉलेज है जहां पर एक रूल बनाया गया कि लास्ट सेमेस्टर में ईच स्टूडेंट मिनिमम 3 रिसर्च पेपर पब्लिश करे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो कॉलेज कहेगी नहीं तो हम तुमको पास नहीं करेंगे, यू हैव टू रिपीट योर लास्ट सेमेस्टर। और मान लीजिए कि सेमेस्टर का मतलब है 6 मंथ्स, तो आपने रिसर्च पेपर 3 सबमिट नहीं किए, आपको फेल किया जाता है, तो 6 मंथ आपको और एक्स्ट्रा आप लॉक हो जाएंगे कॉलेज के अंदर। एंड मान लीजिए प्रॉपर सेमेस्टर 50,000 है तो आपका पैसा भी उसमें डूब जाएगा। सो दिस इज द रूल सपोज। एंड नाउ सपोज देयर आर 2 स्टूडेंट्स, एक है वो 3 इडियट्स के अंदर जैसे होते हैं ऐसा, तो आमिर खान है जिसने सपोज 1 2 3 4 रिसर्च पेपर कंप्लीट किए, तो यानी वो एक ओवर अचीवर है, कोटे से ज्यादा काम किया। सपोज सामने एक अंडर परफॉर्मर हो शर्मन जोशी, कि जिसने सिर्फ 2 रिसर्च पेपर पब्लिश किए, मतलब वो कोटे से 1 पेपर कम है। तो प्रॉब्लम किसको आएगी, शर्मन जोशी को, कि मिनिमम 3 रिसर्च पेपर करने थे वरना 6 मंथ के लिए और पढ़ाई करनी पड़ेगी, 50,000 और मेरे को फी देनी पड़ेगी। नाउ व्हाट इंटरनल सॉल्यूशन दे कैन कम अप विद, आपस में वो कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक काम ये हो सकता है कि शर्मन आमिर खान को बोले, भाई आमिर या भाई रणछोड़ दास जो भी उसका नाम था 3 इडियट में, कि प्लीज आपका एक रिसर्च पेपर आप मुझे दे दो, मैं आपको 5,000 रुपये पे करूंगा, आप मुझे पेपर दे दो। तो क्या होगा, तुम्हारे पास 3 पेपर, तुम्हारा भी पास हो गया एग्जाम, मेरे पास 3 पेपर, मेरा भी सेमेस्टर कंप्लीट। अदरवाइज अगर मैं आपको ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे तो 50,000 रुपये फी भरनी पड़ेगी, उससे तो अच्छा मैं आपको 5,000 देता हूं और आपका रिसर्च पेपर खरीद लेता हूं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, पेपर्स की अदला बदली की, दोनों ने अपने कोटे कंप्लीट किए, अदरवाइज प्रिंसिपल की जो पेनल्टी लगती है वो बहुत बड़ी थी 50,000। ऐसा ही कुछ बैंक भी कर सकते हैं, उस मैकेनिज्म को कहते हैं पीएसएल सर्टिफिकेट्स। बात ऐसी, सपोज देयर आर 2 बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एक्सिस बैंक, दोनों ने ये जो भी वीकर सेक्शन, फार्मर, एग्रीकल्चर, माइक्रो एंटरप्राइज सबको लोन देने थे, इंटरनल कोटे थे। एसबीआई ने टारगेट अचीव भी कर दिया, उसके भी अब बियॉन्ड जाके कि 40% भी नहीं, मैंने तो 50% टारगेट अचीव किया, जबकि एक्सिस बैंक ने मान लिया 30% ही अपना टारगेट अचीव कर पाया। तो फिर क्या कर सकते हैं, एक्सिस बैंक के भाई आप अपने जो लोन पेपर्स थे उसके हिसाब से मुझे सर्टिफिकेट बना के दे दो, मैं आपको 5,000 रुपये दे देता हूं, अदरवाइज आरबीआई मेरा पैसा लॉक कर देगी 10 ईयर्स के लिए, वो मुझे नहीं करना। तो ऐसे यहाँ पर भी खेल हो सकता है। एक्जैक्टली कैसे चलता है वो समझना नहीं है, इसको समझना नहीं है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें से जितनी थोड़ी बहुत आपको कॉमन सेंस आ गई हो उस हिसाब से इसको देख लेना है। ठीक है भाई, मान लीजिए पीएसएल कोटा के हिसाब से दोनों ही बैंकों ने स्मॉल मार्जिनल फार्मर को 10 करोड़ रुपीस के लोन देने थे अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओवर अचीवर 12 करोड़ का दिया, एक्सिस बैंक अंडर अचीवर 1 करोड़ का दिया, तो इसको 2 करोड़ की शॉर्टेज है। तो बात क्या होगी, ओवर अचीवर बैंक एसबीआई अपने ऐसे जो भी लोन पेपर्स हैं उसकी मदद से एक नए जात का इंस्ट्रूमेंट इशू करेगा जिसको हम कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट पीएसएल, और वो 2 करोड़ के लोन पेपर्स के सर्टिफिकेट्स एक्सिस बैंक को सेल कर देगा।
इसमें क्या फायदा है, उसके सामने एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कुछ पैसा देगा, वट 5 लाख रुपीज कि आपके सर्टिफिकेट के बदले में आपको पैसा दे। तो ये भी कुछ इसका काम हो गया और ये भी कुछ इसका भी काम हो गया। अब यहाँ और अंदर नीचे नहीं उतरना है कि अच्छा तो फार्मर ने लोन रीपे करना है, वो किसको, एक्सिस को देना है, एसबीआई को देना है, ये सब पंचायत अपने काम की नहीं है, उधर तक मत जाओ, वो नहीं जाना पड़े, इसलिए मैंने आपको आमिर खान वाला सिंपल एग्जांपल दिया। वो टेक्निकली समझा बोल सकते हैं कि सारा क्रेडिट एसेट और कैश फ्लो फार्मर ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देना है, एक्सिस को नहीं, एक्सिस को सिर्फ सर्टिफिकेट मिला है कंप्लीशन का वगैरह। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो सब अनएथिकल नहीं हुआ कि ये तो गलत हो रहा है, इसने काम नहीं किया फिर भी वो तो परचेज कर रहा है। देखिए आरबीआई अपने दिमाग से क्या सोचता है कि मुझे तो ओवरऑल टारगेट कंप्लीट कराने थे, अब इसने 50 किया और इसने 30 किया, या मान लीजिए दोनों ने 40 किया तो भी टारगेट तो 80 कंप्लीट हो रहा है ना। तो आरबीआई डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस। इनफैक्ट आरबीआई के ई-कुबेर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये सब प्राइवेट सेक्टर सर्टिफिकेट की ट्रेडिंग होती, सो नीड नॉट गो इनटू एथिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, आरबीआई ने खुद ही अलाउ किया है, तो खत्म। आगे अब तक हमने जो समझा वो सब था आरबीआई के एक्शन। पैरेलली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कुछ एक्शन लेती है, जैसे किसान का कर्जा माफ कर देना, या गवर्नमेंट किसानों के लोन पे खुद से लोन इंटरेस्ट की सब्सिडी दे, पेमेंट बैंकों को कर दे, कुछ बार लोन वेवर यानी कर्जा माफ कर दे। तो आप याद रखो जो गवर्नमेंट करती है वो क्या है, फिजिकल पॉलिसी। इट इज नॉट आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई का वो हिस्सा नहीं है, तो डू नॉट कंफ्यूज। वो सारे टूल जो है लोन वेवर, इंटरेस्ट सब्सिडी, वो सब गवर्नमेंट के एक्शन है, आरबीआई के एक्शन नहीं है। ठीक करते करते आई थिंक 86 पेज तक हम लोग पहुंचे। अब आगे का प्रश्न है कि आरबीआई रियल लाइफ में मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, और 2-2 महीने पे जो कमेटी बनती है वो क्या काम करती है, मतलब 2-2 महीने पे कमेटी मिलती है, एवरी 2 मंथ्स वो क्या काम करती है, थोड़ा पढ़ते हैं फिर ब्रेक लेंगे। देखिए फिल्म बनाने, तो फिल्म बनाने के क्या तरीके हैं, एक तो आप फैमिली फिल्म बना सकते हैं, फिर कुछ आप एक्शन मूवी बना सकते हैं, सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर, अलग अलग जॉनर्स होते हैं उसके। सिमिलरली आपको मॉनेटरी पॉलिसी बनानी है तो कैसे बना सकते हैं, उसके भी अलग अलग जॉनर्स या टाइप्स या थीम्स या स्टाइल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिंगापुर, वो जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं तो वो ये चिंता नहीं करते 2 to 6% इन्फ्लेशन काबू रखोगे ना, उनकी पॉलिसी का टारगेट ही अलग है। वो ये देखते हैं एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, मतलब सपोज उन्होंने तय किया हो कि 1 अमेरिकन डॉलर इक्वल टू सिंगापुर के डॉलर्स, ऐसा हमें एक्सचेंज रेट रखना है, क्योंकि उसी एक्सचेंज रेट पे अमेरिका के टूरिस्ट हमारे देश में आएंगे, हमें ढेर सारी सब इनकम और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। तो उस वास्ते क्या करना चाहिए कि सपोज अमेरिकन डॉलर्स का 1 किलो सप्लाई हो, तो सिंगापुर ने हमेशा अपने मनी का 2 किलो सप्लाई रखना चाहिए, बराबर, तो 1:2 का रेशियो में कुछ चलता हो। अब वो कैसे करेंगे वो पिलर 3 में हम देखेंगे करेंसी एक्सचेंज। अभी के लिए बस इतना देखिए कि सिंगापुर की सेंट्रल बैंक सिर्फ इतना सोचेगी कि आई विल कंट्रोल मनी सप्लाई इन सच मैनर कि मुझे स्पेसिफिक एक्सचेंज रेट को टारगेट करना है, महंगाई नियंत्रण की हमको परवाह नहीं है, वी आर नॉट कंसर्न विद इन्फ्लेशन कंट्रोल, तो यस देयर कुड बी सम मॉनेटरी पॉलिसीज डीलिंग ओनली विद एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। दूसरा होती है अपनी जैसी बॉलीवुड की नॉर्मल मूवी होती है, जिसके अंदर एक्शन भी हो, फैमिली वैल्यूज भी हो, सॉन्ग, डांस, ड्रामा, कॉमेडी, हर एक चीज हो, मतलब मसाला फिल्म जिसे बोलते हैं। तो भारत में भी आफ्टर इंडिपेंडेंस कई सालों तक मसाला टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी बनी कि एक साथ 3-4 चीज चलाएंगे फिल्म में पैरेलल, कि हमें जीडीपी ग्रोथ चाहिए, जॉब्स क्रिएट करने हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, महंगाई काबू में रखनी है, एंड लास्टली एक्सचेंज रेट भी स्टेबल रखना है कि सपोज $1 का 75 रुपये होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसी मसाला बॉलीवुड मूवी बनाने की कोशिश करते 4-5 चीज एक साथ उसमें दिखाई थी, एक्शन, डांस, ड्रामा, रोमांस, एवरीथिंग। अब इंडिया ने 2016 तक ऐसी फिल्में बनाई, हम कहें कि ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई, इसको हम कहेंगे मल्टीपल इंडिकेटर मेथड या टारगेट वाली मॉनेटरी पॉलिसी। उसके बाद 2016 तक पहुंचते हम लोग, रघुराम राजन जो आगे गवर्नर थे उसको लगा कि ऐसी मसाला बॉलीवुड मूवीज का जमाना नहीं है, हम इजराइल जैसे देशों का मॉडल फॉलो करते हैं। इजराइल वगैरह देशों में मॉडल क्या है, वो मसाला फिल्म नहीं बनाते, वो सिर्फ एक ही फिल्म इन्फ्लेशन टारगेटिंग, कि इन्फ्लेशन को 2 to 6% में टारगेट करो, बाकी जितने इंडिकेटर से अपने आप ठीक हो जाएंगे, एक्सचेंज रेट भी स्टेबल रहेगा, जीडीपी ग्रो करेगा, जॉब्स भी क्रिएट होंगे, एवरीथिंग, जस्ट ट्राई टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन विद इन 2 to 6%। सो प्रेजेंटली अपनी जो मेथड है मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की वो क्या याद रखें, इन्फ्लेशन टारगेटिंग उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, एंड वी स्टार्टेड दिस फ्रॉम 2016। एक और रिफॉर्म लिया राजन ने, पहले मॉनेटरी पॉलिसी को एवरी 45 डेज अपडेट किया जाता था, लेकिन राजन बोला 45 डेज में मजा नहीं है, मतलब व्हाटएवर आई डू ऑन टॉप वो नीचे इतनी जल्दी रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता, तो उसने स्पान ऐसा किया कि एवरी 60 डेज हम लोग पॉलिसी को अपडेट करेंगे। 60 डे मतलब क्या, 2 मंथ्स, जिसको हम बाय मंथली, कि हर 2-2 महीने पे हम लोग वापस देखेंगे कि क्या है इन्फ्लेशन सिचुएशन, उस हिसाब से रेपो सीआरआर क्या करना है, आई विल डिसाइड। सो दैट इज द बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। अब राजन को पता था कि ये सब जो है वो मेरे जाने के बाद कोई दूसरा अगर उसको अंडू कर देगा तो क्या, सो देन ही वेंट एंड ब्रीफ्ड प्राइम मिनिस्टर कि आप इस सबको कानून में लगा दो ताकि गवर्नर कोई भी वो सिस्टम यही चलनी चाहिए, और गवर्नमेंट ने भी वो बात मानी। तो फिर आरबीआई एक्ट जो असल में 1934 में बना, उसको अमेंडमेंट यानी सुधार किया 2016 में। 2016 एक ईयर को आप याद रखना, 2016 उसमें उन्होंने कहा कि ये जो आरबीआई एक्ट है उसमें एक नई कमेटी बनाते हैं, उसके अंदर कुछ मेंबर्स होंगे और ये लोग यही काम करेंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। मेंबर का क्या स्ट्रक्चर है नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, लेकिन ये क्या कि क्या स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, क्योंकि कानून में लिख दिया कि ऐसी कमेटी बना दी। ये कमेटी का काम क्या है, कमिटी शैल डिटरमाइन द पॉलिसी रेट, पॉलिसी रेट मतलब क्या, रेपो रेट, पॉलिसी रेट, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, एक ही बात है, बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट रेपो रेट। तो रेपो रेट डिसाइड कौन करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, एंड इट विल बी बाइंडिंग ऑन द बैंक, मतलब ये अनिवार्य है, कंपलसरी है कि बैंकर मतलब जो रिजर्व बैंक है उसने इसी चीज को मानना होगा। अब ऐसी जो कमिटी बनती है उसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, एमपीसी। सिंपल स्ट्रक्चर है, आरबीआई के साइड से 3 लोग हैं, गवर्नमेंट की साइड से 3 लोग हैं। अब गवर्नमेंट के साइड के 3 लोग हैं वो कौन है, तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट्स को बिठाते हैं, उनके क्या नाम है हम लोग पढ़ने नहीं बैठे, अपनी एग्जाम में काम करें। नाउ दोज आर द गवर्नमेंट साइन मेंबर्स, इनको करीब 4 इयर्स के लिए ये जॉब मिलती है, 4 इयर्स में खत्म हो जाए, फिर नेक्स्ट सेट ऑफ मेंबर्स चेंज किए जाते हैं, वो तो खत्म हो गया। अभी लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में जो 3 मेंबर्स आरबीआई के साइड के हैं, एक आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब बड़ा ऑफिसर, फिर आरबीआई का डेप्यूटी गवर्नर मतलब अगेन बड़ा ऑफिसर, और तीसरा आरबीआई का गवर्नर खुद। आरबीआई गवर्नर को एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनाया गया है। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या, पदेन अध्यक्ष। ये ऐसा है कि लोकसभा स्पीकर आप जानते हैं उसको अलग से बनाया जाएगा, राज्यसभा का स्पीकर कौन है उसकी अलग कोई चीज नहीं है, जो भी अपना वाइस प्रेसिडेंट है वो अपने आप ही राज्यसभा का स्पीकर बन जाता है, वो कैसा पॉलिटी में देखा। सिमिलरली यहाँ पर अलग से कोई अपॉइंटमेंट या एंट्रेंस एग्जाम नहीं है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरमैन बनना है, सिंपली वो देखेंगे भाई अभी आरबीआई गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, तो उसी को बिठा दो, सो ही इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो इन सब लोगों की जॉब टेन्योर वगैरह बहुत नहीं पड़ेंगे, बेसिकली इट इज टाइड विद देयर ऑफिस टेन्योर, कि मान शक्तिकांत दास को 3 साल की नौकरी मिली हो तो 3 साल वो इधर भी जॉब करेगा। लोकसभा वगैरह में कुछ रूल्स होते हैं कि मिनिमम 10% मेंबर प्रेजेंट हो तो ही प्रोसीडिंग या सभा की कार्रवाई हो सकती है। सिमिलरली यहाँ पर भी कोरम है कि 6 मेंबर है तो मिनिमम 4 मस्ट बी रिक्वायर्ड, अदरवाइज मीटिंग विल नॉट स्टार्ट। फिर दूसरा कि डिसीजन लेना है तो वोटिंग करो, कि सपोज अभी कितना रेपो 650 है, इसको रिड्यूस करके 6 करना है, शुड वी डू दैट और नॉट, तो यस नो में वोटिंग कराना है, मेजॉरिटी जो बोले ऐसा करना है। गवर्नर भी इसमें वोट दे सकते हैं। लोकसभा स्पीकर में आप जानते हैं लोकसभा स्पीकर फर्स्ट टाइम में वोट नहीं दे सकता, अगर टाई पड़े तो टाई ब्रेकर का वोट दे सकता है, ऐसे कोई रूल्स हैं। बट यहाँ अलग है कि जो फर्स्ट राउंड होगा उसमें भी गवर्नर वोट करेगा, और टाई हो गई तो गवर्नर सेकंड टाइम भी वोट करेगा, जिसको हम कहते हैं कास्टिंग वोट।
टाई ब्रेक करने के लिए, तो 2 टाइम गवर्नर वोट कर सकता है। अब प्रश्न ये जितने लोग हैं इनको सिलेक्ट किसने किया, यूपीएससी ने किया नहीं, उसकी एक अलग कमिटी है, वो सिलेक्शन कमिटी होती है, उसके अंदर बहुत दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं, मैक्सिमम कैबिनेट सेक्रेटरी या एक आईएएस ऑफिसर उस कमिटी का बॉस होता है जो इन लोगों का इंटरव्यू या टेस्ट लेता है और फिर इनको सिलेक्ट करवाता है, बट दैट इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। ये जो कमिटी है वो इंडिपेंडेंटली काम करेगी, इसकी क्या गारंटी है? तो गारंटी में कानून में ऐसा लिखा है, सरकार इस समिति को कुछ भी कहना चाहे तो लिखित में देना होगा। इन अदर वर्ड्स, सपोज गवर्नमेंट को लगे इलेक्शंस आर कमिंग और रेपो रेट 0 कर दो ताकि एकदम लोन सस्ते हो जाए और पब्लिक हमको वोट करे, तो क्या गवर्नमेंट इस कमिटी को ऐसा बोल सकती है? हाँ बोल तो सकते हैं, पर राइटिंग में देना होगा। गवर्नमेंट कैन सेंड मैसेज बट ओनली इन राइटिंग, ऐसा ये कानून में लिखा है। आपको स्वाभाविक आप ऐसी अतरंगी बात वो करेंगे, देन सपोज गवर्नमेंट ऐसा तो कुछ लिख के देगी नहीं वरना मीडिया के अंदर हंगामा हो जाए। सो बेसिकली दिस इज मेंट टू इंश्योर कि कमिटी अपना काम इंडिपेंडेंटली करे। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए टारगेट दिया गया है 2% से कम भी नहीं, 6% से ज्यादा भी नहीं, मतलब 4.4% मिड पॉइंट है, उसके दोनों साइड 2% की मार्जिन दी गई है। प्रश्न ये टारगेट किसको, हु विल डिसाइड दिस टारगेट? तो जवाब है गवर्नर से विमर्श करके सरकार तय करेगी। वी मतलब गवर्नमेंट विल डिसाइड दिस नंबर बट आफ्टर कंसल्टिंग विद आगे गवर्नर। मतलब गवर्नमेंट पूछेगी आपको क्या लगता है 3 to 6 रखना है, 4 to 5 रखना है, क्या रखना है, तो गवर्नर जो बोले वो टारगेट रखना है। और ये टारगेट वैलिड है 31 मार्च 2026 तक, उसके बाद वापस मीटिंग करके वापस डिसाइड करेंगे। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए कुछ और भी रूल्स हैं। मिनिमम हर साल, जैसे पार्लियामेंट में कुछ रूल है कि मिनिमम 2 टाइम्स मिलना पड़ेगा पूरे साल में, या 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए 2 सेशन के बीच इन पार्लियामेंट। ऐसे कुछ यहाँ पर भी रूल है कि मिनिमम 4 मीटिंग साल में होनी चाहिए। हालांकि इन प्रैक्टिस वो बाय मंथली मतलब 2-2 महीने मिलते हैं। कोरोना के दौरान उससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंटली 1-1 महीने में मिल जाते थे। मिनट्स ऑफ द मीटिंग मतलब मीटिंग में जो भी कार्रवाई हो, कौन से मेंबर ने क्या वोट किया, क्या ओपिनियन दिया, उसको हम कहते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग। तो ऐसे एक डॉक्यूमेंट बना के इन लोगों ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड करना होगा ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े। टारगेट फेल कब माना जाएगा? सपोज इन्फ्लेशन 2 to 6% की रेंज में कंटिन्यूअसली 9 मंथ्स तक ना रहे, उसके बाहर रहे, तो माना जाएगा कि आरबीआई फेल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। उस केस में क्या करोगे? नौकरी से निकाल दोगे? क्या करोगे? कुछ नहीं भाई, आरबीआई गवर्नर ने गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजना होगा कि क्या कारण था, क्यों फेल हो गए, अगले अटेम्प्ट में और तैयारी करने वाले हो कि नहीं, वगैरह वगैरह। सो दैट विल बी द पनिशमेंट। तो 9 मंथ्स कंटिन्यूअसली टारगेट के बारे तो की बात है। या हम कहें 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स। क्वार्टर मतलब क्या? एक साल है उसको मैं 4 हिस्से में बांट दूं क्या क्वार्टर? तो देन व्हाट विल हैपन? 12 मंथ्स है तो एक क्वार्टर में 3 महीने आएंगे, अप्रैल मई जून फिर जुलाई अगस्त सितंबर ऐसा। तो कंटिन्यूअसली 3 मतलब 9 मंथ्स तक टारगेट 2 to 6% के बाहर रहे इन्फ्लेशन, सो देन वी से दे हैव फेल्ड। प्रश्न ऐसा कभी फेल हुआ था? जब यहाँ फेल हुआ था। अब देखो ये जो 2 to 6% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, बराबर, इसकी मैंने रेंज बनाई और फिर ये सीपीआई जो असल में ब्लू लाइन को फॉलो करे आप सिर्फ, तो ब्लू लाइन आप देखिए ये 6% को यहाँ पर क्रॉस कर गई। मैं अभी पर्पल कलर से मार्क कर रहा हूँ, देखो ये बढ़ के बढ़ते बढ़ते ऊपर चली गई और ये ऊपर ये 6% के ऊपर है। और अगर आप ये निकालो कुछ, तो ये जो भी फरवरी 2022 या दिसंबर 2021 से लेके कंटिन्यूअसली मोर देन 6% रहा, यानी कि आरबीआई तो फेल हो गई, क्योंकि 2022 जनवरी टू नवंबर यानी मोर देन 9 मंथ्स आप टारगेट के बाहर हो गए। सो यस, आरबीआई फेल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो क्या करोगे आप? गवर्नर को नौकरी से निकालोगे, उसकी सैलरी काट लोगे, क्या है पनिशमेंट? कोई पनिशमेंट नहीं। एज पर आरबीआई मैक्सिमम उसको क्या करना है, गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजना कि भाई ये काम था इसलिए नहीं हो पाया। कंट्रोवर्सी इसलिए कि मीडिया कहता है तुम हमें भी ये रिपोर्ट दिखाओ, तो आरबीआई गवर्नर कहता है मैं ये रिपोर्ट नहीं दिखाऊंगा, आपको बाद में कोई आरटीआई कलर मिल जाए वगैरह, तो वो सब कंट्रोवर्सी चलती रहती है। सो वी लर्न अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी, रियल लाइफ में कैसे बनती है, उसकी ऑर्गेनाइजेशनल मैकेनिज्म देखी। इसके बाद आगे का मुद्दा है बाय मंथली अपडेट्स, फिर एमसीएलआर, बेंचमार्क, लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब देखना है, वो भी देखते हैं बट विद अ फ्रेश माइंड। सो लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 5 minutes and then we move forward. Two more minutes.
30 more seconds. हेलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले टेल मी द वोटिंग लाइन। कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी? क्या मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं? 2 फॉल्स में वोट करिए। हर्ष, नवनीत, निकिता, दर्शन, भार्गव, मानसी, ओनकार, जतिन एंड अदर्स। आंसर इज यस, वी मूव फॉरवर्ड। नाउ वी आर लर्निंग अबाउट द रिव्यू ऑफ बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब अब तक हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क क्या है। अभी 2 महीने पे जो अपडेट्स आए उसको जरा समझते हैं। 2007 में अमेरिका में क्राइसिस आती है, वो क्या थी हम लोग पिलर 3 में देखेंगे। उसके बाद इंडिया में आरबीआई को लगा कि चलो लोन सस्ते करते हैं ताकि अपनी इकोनॉमी में जो भी थोड़ी स्लो डाउन आ गई है, एक्सपोर्ट कम हो गए हैं, तो लोकल पब्लिक शॉपिंग करे और अपना जो भी मैन्युफैक्चरर थे, सर्विस सेक्टर एम्प्लॉइज थे, उन सबको कुछ काम मिलता है। तो पहले रेपो रेट जो 9% था उसको कम करते करते उसने 5% कर दिया। मतलब यहाँ क्या देखते हैं कि जब भी कोई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए और इंडियन इकोनॉमी में लगे कि पीपल आर नॉट बाइंग थिंग्स, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो आरबीआई ऐसे खेल भी कर सकती है। ऑफकोर्स आज की तारीख में तो टारगेट फिक्स है कि भाई 2 to 6% इन्फ्लेशन, पर वो कब से हुआ मैंने आपको बताया, याद रखना 2016 से। ये बात कब की थी? 2007 की। तो तब तो ऐसा सब वो करेंगे। फिर कुछ साल गए तो उन्होंने वापस बढ़ा के 5 to 8 कर दिया, क्योंकि उस वक्त इन्फ्लेशन यानी महंगाई बहुत बढ़ गई थी। ये वो जमाना था 2009 से 11, अगर आपको याद हो तो उस समय महंगाई बहुत ज्यादा हुआ करती थी। उससे लड़ने के लिए वो इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए रेपो को बढ़ाते। फिर थोड़ा टाइम ठीक है, ठीक ठाक स्टेबल रहा, फिर वापस डिक्रीज करने लगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि ऐसा करेंगे तो जीडीपी ग्रोथ में मदद मिलेगी, क्योंकि सस्ते लोन, चीप लोन्स, पीपल विल बाय मोर थिंग्स, प्रोडक्शन बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है, वो सब उनके टारगेट्स थे। अब ये सब मसाला मूवी चल रही है कि कभी एक्सपोर्ट के लिए, कभी जीडीपी के लिए, कभी इन्फ्लेशन के लिए वो खिचड़ी पकाते रहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि कैसे रघुराम राजन ने डिसीजन लिया कि अब से हम रिफॉर्म करते हैं। सो फ्रॉम 2016 टारगेट बनाया कि ये सब नहीं, एक स्पेसिफिक बात है, 2 to 6% में इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखना है, उस हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी बनी। अब आप देखिए टारगेट अपना क्या, बहुत सिंपल है, कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन 2 to 6% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रेंज। तो दिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी, कंट्रोल इन्फ्लेशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। इसके लिए क्या करना है? लोन महंगे करो, रेपो बढ़ाओ, सीआरआर वो सब हम पढ़ चुके हैं। नाउ सपोज आरबीआई को लगे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो चुका है, कि 2 to 6% के अंदर हम लोग हैं, तो क्या करना चाहिए? तो फिर आरबीआई ने अपनी एनर्जी स्पेंड करनी चाहिए कि मैं क्या करूं ताकि अपना जीडीपी ग्रोथ और जॉब क्रिएशन बेहतर हो जाए। सो देन सेकंड प्रायोरिटी आफ्टर कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन 2 to 6%, फिर क्या करना है? फिर वो फोकस करेगा कि अच्छा अब मुझे जीडीपी को इंप्रूव करना है, जिसके लिए मैं चाहता हूं पब्लिक दे दना शॉपिंग करे। सो लेट मी मेक द लोन चीप, लोन सस्ते कर दूं। तो उस वक्त वो क्या करेगा? रेपो कम करे, सीआरआर एसएलआर कम करे, ताकि डिमांड बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, जीडीपी इंप्रूव हो जाए। सो फर्स्ट प्रायोरिटी एंड देन सेकंड प्रायोरिटी। आप समय पूरा दिन वो इन्फ्लेशन लेके नहीं बैठा, उसको पता है 2 to 6% में करना। ये ऐसी बात है कि सपोज सीसेट का पेपर उसमें जो भी 33% लाने, अब कोई स्टूडेंट उसको लगे कि मेरे तो ठीक ठाक हो जाएंगे 45%, तो फिर अब उसको 100% करने के लिए मेहनत नहीं करना चाहिए, उसको फिर अपनी एनर्जी स्पेंड करनी चाहिए बाकी सब्जेक्ट कंप्लीट करने। तो वही थॉट प्रोसेस से आरबीआई भी चलती है। अब ये थॉट प्रोसेस के साथ जब उसको लगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया, तो 2018 से लेके ऑल द वे अप टू 2019 तक आप पाएंगे कि वो धीरे धीरे रेपो रेट को कम कर रहा है। पहले 6 था, फिर 5 किया, वगैरह वगैरह। वो क्यों करता होगा? क्योंकि उसको जीडीपी को इंप्रूव करना है, इसलिए वो ऐसा करेगा। अब आप पाएंगे कि नहीं, पर यहाँ तो देखो ना तुम, इन द ईयर 2021 सितंबर में इन्फ्लेशन कितना है? अराउंड 4%। 2021 दिसंबर तक इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कितना? 5%, 6%। 6% क्रॉस नहीं किया, 5 पॉइंट समथिंग है। इन नंबर्स का इंटरप्रिटेशन क्या हमने पहले भी देखा था, पर फिर भी एक बार देखते हैं। मान लीजिए ये नंबर है 5.66 इन दिसंबर 2021। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज लास्ट ईयर दिसंबर 2021 या जनवरी जो भी, सपोज ये 561 का मतलब है, सपोज 2020 में प्राइस था 100 रुपी, तो 2021 में प्राइस हो गया है 105.66। ऐसा ये बोलना चाहता है, मतलब महंगाई बढ़ रही है। अब महंगाई जो बढ़ रही है तो आप कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते? आरबीआई गवर्नर के पेट का पानी नहीं हिलता है, ही विल नॉट लूज हिज टेम्पर सो इजीली, क्योंकि उसको पता है कि भाई इसके ऊपर भी चला गया, मान लीजिए 6.5 हो गया इन्फ्लेशन, तो भी कुछ नहीं। फेलियर कब है? अगर 9 मंथ्स तक उस रेंज में रहेगा तो फेलियर है। तो मैं डे 2 को तुरंत अपना रेपो चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अगर ऐसा करूंगा तो आप जानते हैं फिर प्रोडक्शन, जीडीपी, जॉब क्रिएशन, वो सब पे नेगेटिव असर होती है। आरबीआई क्या करने वाला है उसके लिए वो एक हिंट दे देता है कि अभी मेरा माइंडसेट क्या है। सपोज आरबीआई की रेपो रेट चलती है मान लीजिए 6%, और वो कहे मेरा अकोमोडेटिव स्टांस रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि या तो मैं अपने रेपो को 6 पे रखूंगा, या हो सकता है मैं उसको थोड़ा कम कर दूं, 4 कर दूंगा। वो अपने लोन इंटरेस्ट रेट सस्ते कब कर? जब उसको लगता हो कि चीप लोन आर रिक्वायर्ड टू कॉम्बैट डिफ्लेशन, सस्ता पे से लड़ना है, या फिर कि मुझे जीडीपी ग्रोथ बूस्ट करना है, मैं चाहता हूं लोग शॉपिंग करें, तो तब वो क्या करेगा? इस जात की इजी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाए। 2020-21 में वो ऐसा करेगा क्यों? कोरोना के बाद इकोनॉमिक रिकवरी के लिए उसको ये करना पड़ा था। आजकल क्या चलता है? आजकल थोड़ा उल्टा चलता है कि वो रेपो रेट को बढ़ाते रहता है। ही इज मेकिंग द लोन्स एक्सपेंसिव, उसका कारण क्या? उसको महंगाई से लड़ना है। तो ऐसे रुख से जो काम किया जाए उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, तो यानी कि ये सब जो वर्ड्स हमने यूज किए, अकोमोडेटिव, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, इसका क्या मतलब है? आपके पास एक गाड़ी हो तो आप उसको न्यूट्रल में रखते हैं, फिर फर्स्ट गियर में डाला आगे चलेगी, रिवर्स गियर में डाला पीछे चलेगी। तो उसी तरह आरबीआई भी जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बना रही है उसका गियर या स्टांस आपको बताती है। सपोज आरबीआई ऐसा बोले कि प्रेजेंटली माय स्टांस इज कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 महीने बाद, एवरी 2 मंथ्स आई मीटिंग, तो 2 महीने बाद जब मेरी मीटिंग होगी, देन 2 थिंग्स आर पॉसिबल। या तो मैं रेपो रेट को इंक्रीज करूंगा कि सपोज अभी 6 हो तो 6.50 करूंगा, या मैं उसको नो चेंज यानी होल्ड पे रखूंगा। तो अकोमोडेटिव, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, न्यूट्रल, ऐसे जो वर्ड्स यूज होते हैं उसका इंटरप्रिटेशन समझ रहे हैं। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग का मतलब क्या कि मैंने गाड़ी जो गियर में डाली है, सपोज अभी फर्स्ट में है, जैसे ही मैं क्लच छोड़ूंगा या तो ये आगे जाएगी, या मैं क्लच नहीं छोड़ूंगा तो जहां है वहीं अभी रुकेगी, ऐसी कुछ बात कर रहा है। सो दैट मींस कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, सपोज रेपो रेट था 4% एंड ही सेज कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, उसका मतलब 2 महीने बाद मिलेगा तो ये 4 का 5 कर सकता है, या फिर 4 का 4 रख सकता है, दो बात हो सकती है। मतलब गाड़ी रिवर्स में तो नहीं जाएगी कि 4 का 3 तो नहीं करेगा। दूसरा, कुछ बार वो बोल सकता है कि मेरी गाड़ी न्यूट्रल गियर में, माय मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस इज न्यूट्रल, इसका मतलब ये कि सपोज अभी 4% हो रेपो, देन आफ्टर 2 मंथ्स व्हेन वी मीट, या तो हम इसको 4 पे रखेंगे, या हम इसको इंक्रीज करेंगे सपोज 5, या इसको डिक्रीज करेंगे सपोज 3, क्योंकि आप जानते हैं गाड़ी जब भी न्यूट्रल गियर में हो तो कुछ भी हो सकता है, आगे भी ले जा सकते हैं, पीछे भी और जहां वहां खड़े रह सकते हैं। थर्डली, समटाइम्स आरबीआई विल से माय स्टांस इज अकोमोडेटिव, मतलब एक का इजी या सस्ता मैं सब करना चाहता हूं। सो सपोज उसका रेपो रेट 4% और वो कहे मेरा अकोमोडेटिव स्टांस है, दैट मींस आफ्टर 2 मंथ्स व्हेन वी मीट अगेन इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, या तो मैं नो चेंज मतलब इसको 4 रखूंगा, या इसको डिक्रीज करूंगा, 3 कर दूंगा। खासकर जब डिफ्लेशन से लड़ना हो या फिर कि जीडीपी को ग्रो करना हो, आरबीआई विल यूज दिस। इसको हम लोग एक नंबर लाइन पे भी समझ सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताया।
कि नीचे जा रहे हैं आप लोग तो अकोमोडेटिव है कब डिप्रेशन से लड़ना या जीडीपी ग्रो करना, और इंक्रीज कर रहे हैं तो उस वक्त क्या वो बोलेगा कि मेरी गाड़ी कैलिब्रेटेड स्टांस में, मतलब आई एम लाइकली टू इंक्रीज द रेपो रेट, और मैं लोन को महंगा करना चाहता हूं, मैं कैसे लड़ना चाहता हूं, ऐसी उसकी कुछ थॉट प्रोसेस होगी। नाउ प्रेजेंटली क्या चल रहा है, देखिए 2021 तक रेपो था 4% इधर, देन 2022 ऑनवर्ड्स आरबीआई को लगा रशिया यूक्रेन वॉर है, फर्टिलाइजर महंगा हुआ, क्रूड महंगा हुआ, वी हैव टू फाइट द इन्फ्लेशन, तो आरबीआई धीरे धीरे रेपो रेट को इंक्रीज करेगी, 4 का 5 किया, 5 का 6 किया, और 6 का भी अभी बढ़ा के 6.50 किया, मतलब उसकी गाड़ी तो अब आगे बढ़ रही है ना। तो अब इसको क्या बोलोगे, अकोमोडेटिव है, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग है, तो हमें तो क्या बोलना है, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग ही लगता है कि भाई तुम तो गाड़ी आगे ले जा रहे हो, गियर फर्स्ट में आ गया तुम्हारा, यू आर मूविंग अपवर्ड्स, सो यू आर डूइंग कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। लेकिन वो क्या बोलता है कि मैंने जो रेपो रेट 4 से लेके 6.50 तक इंक्रीज किया है, इसको मैं कहूंगा विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन। मैं टॉयलेट को टॉयलेट नहीं बोलूंगा, मैं उसको वॉशरूम बोलूंगा, ताकि झटका नहीं लगे शेयर मार्केट को, शेयर मार्केट गिर नहीं जाए कि ये तो भाई बहुत लोन महंगे कर रहा है, तो अब तो कोई गाड़ी बिकेगी नहीं, तो मारुति कंपनी के शेयर बेच के भाग जाओ, टाटा के शेयर बेच के भाग जाओ, एंड देन सब लोग पैनिक में अगर शेयर बेच के भाग जाएंगे तो क्या होगा, शेयर मार्केट गिर जाए। सो व्हाट टू डू इन एमसीक्यू देन, तो देखिए एमसीक्यू मुझे नहीं लगता वो ये जो रियल लाइफ में ये वर्ड यूज कर रहा है उसको पूछेगा, उसको पूछना भी होगा, वो थियरी पूछेगा, तो अकोमोडेटिव क्या नीचे की साइड, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग ऊपर की साइड, ऐसी थोड़ी जनरल बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है। जहां तक न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो वो ऐसे फैंसी वर्ड्स यूज करता है, विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन, पहले अकोमोडेटिव था और मैं धीरे धीरे इसको कम कर रहा हूं, क्योंकि 4 का बढ़ा के मैंने 6.50 किया। अब कुछ लोग भावुक हो जाएंगे और वो गूगल फॉर्म में पूछना, ये तो गलत नहीं बोला, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उन सबको मेरा ये सजेशन है, आप ट्विटर पे शक्तिकांत दास का अकाउंट है, उसको आप भेजो कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इसको एक्सप्लेन करो, इफ ही कैर्स टू एक्सप्लेन देन वी विल अपडेट द हैंडआउट, मैं तो उसकी प्रेस स्टेटमेंट भी देखता हूं, पर वो उसको बताते नहीं, उनकी ये चलती। नेक्स्ट, ये जो हमने समझा कैलिब्रेटेड टाइटनिंग न्यूट्रल अकोमोडेटिव, उस वक्त क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो सब हैंडआउट में दिया टेबल के साथ। अब आप समझिए ये जो भी स्टांस है दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग, ये जो रवैया घोषित होता है तो वो कानूनी रूप से बाध्य नहीं है कि गाड़ी फर्स्ट में ली तो आगे ले जानी, उसका मूल्य तो रिवर्स भी ले जा सकता है। सो इफ कमिटी फील्स द सिचुएशन हैज चेंज तो वो अपनी बात से मुकर भी सकते, दे मे नॉट अबाइड बाय इट, दे थिंक नहीं अभी मजा नहीं है, इसको रिवर्स में ले लो, लोन सस्ते कर दो या इसको आगे ले लो वगैरह। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे विल ऑलवेज डू व्हाट दे आर सेइंग हियर, वो सिर्फ एक हिंट देते हैं, और हिंट भी क्यों देते हैं, आफ्टर 2 मंथ्स व्हाट विल हैपन, ताकि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में आते हैं, जो भी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उन सबको थोड़ा सुकून रहे, तसल्ली रहे क्या होने वाला है, उसका फॉरवर्ड गाइडेंस वो देते हैं, कंपनियां जो डिसाइड करेंगी कि हमें क्या करना चाहिए, बड़े लोन लेने चाहिए कि नहीं, कंज्यूमर डिमांड क्या रहेगी, उसका एक फॉरवर्ड प्रेडिक्शन या एश्योरेंस देने के लिए वो ऐसे वर्ड्स सब यूज करते हैं। अदरवाइज उनको लगे आफ्टर 2 मंथ सिचुएशन चेंज तो कुछ और भी उल्टा भी कर सकते हैं, इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग। हमें अगर एमसीक्यू पूछा जाए कोई भी, तो आपने सबसे पहले थियरी के हिसाब से जो करेक्ट है ऐसा ही टिक करना है, ये सब रियल लाइफ के उसमें चीजें अननेसेसरीली मत डालना जब तक वो रियल लाइफ के बारे में ना पूछा। ठीक है, तो क्या होता है, रेपो जब भी इंक्रीज करोगे राइट, और एक्सपेंसिव लोन से पब्लिक शॉपिंग कम करे, सेलर अपना प्राइस कम करे और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए, ये सब हमने थियरी समझी। हाउएवर ड्यूरिंग 2020 और 2021 आरबीआई ने हमेशा क्या किया है, सस्ते लोन दिए, कि रेपो सपोज 6 था उसको गिरा के 4 किया था इन 2020 एंड 2021, क्योंकि उसको पता था ठीक है इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ रहा है पर मुझे जीडीपी को ग्रो करना है, टारगेट तो मुझे 9 मंथ्स के बाद क्लियर माना जाएगा, तो लेट मी नाउ फोकस ऑन जीडीपी ग्रोथ। तो कोरोना के बाद वो उसकी प्राथमिकता थी। कई बार आप न्यूज़ में देखते हैं कि देखो प्याज तो बहुत महंगे हो गए, एंड येट आरबीआई का रेपो रेट आप देखो सेम टू सेम ही चलता हो, क्यों, उसको तो एश्योरेंस है 9 मंथ्स तक बीच-बीच में प्रॉब्लम्स आए तो कोई चिंता नहीं करनी। तो यही सब अलग-अलग महीनों में चलते रहता है। पैरेलली 2020 ईयर को याद रखना है, तब कोरोना आया था। कोरोना के बाद आरबीआई और गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए टू हेल्प द इंडियन इकोनॉमी, उन सब रिफॉर्म्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। उसके नाम पे बहुत सारे काम हुए हैं, उसके कुछ वर्ड्स मैंने इस हैंडआउट में दिए, पर उसको देख के टेंशन में नहीं आना, क्योंकि वो अलग-अलग पिलर्स में हम समझने वाले हैं। अभी हम लोग पिलर 1 2 में कुछ ऐसा है जो 1 बी में समझेंगे, कुछ पिलर 2 में समझेंगे, तो वो तो आप सब फाइनल पढ़ लोगे, फिर वापस इसको रिवीजन करते होगे तब आपको तुरंत याद आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर डाला है, तो उसकी अभी चिंता मत करना। आजकल क्या चल रहा है, तो रेपो रेट को बढ़ाया जा रहा है। मैंने आपको बताया 2022 से रशिया यूक्रेन क्राइसिस और उसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उससे लड़ने के लिए आगे रेपो बढ़ाई। तो पहले जो रेपो 4 था उसको बढ़ाते बढ़ाते 6.50 किया है, 6.50 तक पहुंचे तो 2023 फरवरी आई, उसके बाद भी 2 महीने पे मिले, अप्रैल पे मिले होंगे, फिर जो भी जुलाई अगस्त में मिले होंगे। तो बाकी पॉलिसी में क्या किया, कुछ नहीं। आफ्टरवर्ड्स नॉट इंक्रीज्ड मोर, 650 के ऊपर वो अभी और नहीं जा रहे, क्यों, क्योंकि और ज्यादा लोन महंगे करेंगे तो आगे याद करो वो टर्मिनल या न्यूट्रल रेपो रेट वाली बात, बहुत लोन महंगे करते हो तो जीडीपी को नुकसान होता है, इसलिए वो अभी 650 के आसपास ही रखी है उनकी गाड़ी। सो इट इज 6.50 एज ऑफ 2023 सितंबर। आगे अब क्या करेंगे वो तो उनकी जो मर्जी होगी करेंगे। वो बोलते हैं कि हमारा ये विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन है, ये वो, बट दे डू एनीथिंग दे वांट। ऐसा वो पहले भी कर चुके हैं कि बोला कुछ हो कि अभी कैलिब्रेटेड टाइटनिंग है 2 महीने बाद वो लेकिन रिड्यूस कर दे, जो कि उन्होंने नहीं करना चाहिए, बट इफ इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज दे डू इट। उसके बाद 2022 से लेकर 2023 हर महीने 2 महीने पे पॉलिसी में क्या हुआ वो सब मैंने लिखा है, हैंडआउट में सब टेबल दिया है। अब उसको देख के मुझे ज्यादातर फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि डू आई हैव टू मेमोराइज एवरी मंथ या एवरी 2 मंथ का ऐसा चीज, तो जवाब है नहीं। लेकिन आपको ट्रेंड या मोटिव पता होना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा चल रहा है। प्रश्न तो तुमने ये मंथली ऐसा टेबल क्यों दिया है, उसका कोर रीजन ये है टू काम द बाबू सोना ऑडियंस, क्योंकि उनको क्या है इटरनली एजिटेटेड, एक जो बटरफ्लाई होता है वो एक जगह तितली रुकती नहीं, वो उड़ते रहती। तो हर 2 महीने पे करंट अफेयर्स मंथली पीडीएफ वाला को लिख दे 2 लाइन कि आरबीआई ने ये किया वो किया, तो उनको तुरंत ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, 25 जगह घूमते रहते हैं। तो उनके कलेजे को ठंडक देने के लिए ये सब दिया है, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू। अगर आपको विश्वास है तो ये भी देखने की जरूरत नहीं, सीधा आपको क्या याद रखना है, अच्छा 4 था अभी कितना है 6.50, और बाकी विंडो के आपको रूल्स पता होने चाहिए, ऊपर एमएसएफ है नीचे एसडीएफ है, उसके ये 25 मतलब 0.25 0.55 की रेंज चलती है, डन, तो इट इज डन। अब प्रश्न अच्छा ये तो तुमने खत्म किया, अपन अक्टूबर में वापस आएंगे, दिसंबर में, फरवरी में, ये लोग तो 2 महीने पे करेंगे तो क्या, हाँ तो अगले साल फ्री सीरीज है विन 24 उसमें देख लेंगे। इकोनॉमी उतना भी डायनामिक सब्जेक्ट नहीं है जितनी हवा चलती है, क्योंकि आप समझो मॉनेटरी पॉलिसी में नया क्या हो सकता है, पूरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या हो सकता है, 2 महीने पे मिलेंगे, और मिलेंगे तो भी क्या कर लेंगे, यूजुअली तो कुछ होता नहीं, 650 या तो 650 के आसपास रखें। रेपो भी कितना माफी सीआरआर इज 4.50, उसको भी वो चेंज करते हैं, ये तो विड्रॉवल ऑफ 2000 रुपए नोट के चलते इंक्रीमेंटल सीआरआर टेंपरेरी, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर स्टेबल, पूरे साल में 1 2 बार कुछ नया आता होगा, तो रोज इसको लेके नहीं बैठा रहना, चाहे कितना इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू लिख के। ये जो कमिटी थी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, उसको क्या काम दिया गया कि यू डिसाइड द रेपो रेट। अब प्रश्न होता है तो बाकी 25 के जो टूल्स हैं जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर, ऑपरेशन ट्विस्ट, ये कौन डिसाइड करेगा, तो जहां पे दे आर डिसाइडेड सोनली बाय द गवर्नर। ये पूरी कमिटी का काम सिर्फ रेपो डिसाइड करना है, बाकी जितने हथियार हैं फॉर एग्जांपल सीआरआर, एसएलआर, ऑल द रिमेनिंग टूल्स आर डिसाइडेड बाय गवर्नर ओनली। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का सिर्फ और सिर्फ एक काम है क्या, डिसाइड रेपो रेट, बाकी जितने निर्णय हैं सीआरआर, एसएलआर, पीआरआर वो गवर्नर अकेले खुद लेते हैं। व्हाई, बिकॉज़ कानून में लिखा ही नहीं, कानून में इतना लिखा है कि डिसाइड रेपो रेट, सो दे विल ओनली डू दैट, व्हाटएवर रेस्ट ऑफ द टूल्स दे आर डिसाइडेड बाय आरबीआई।
ना व्हाट विल हैपन, नॉर्मली 2-2 महीने पे मीटिंग होती है, मीटिंग जब होती है उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर सेपरेटली और भी 25 चीज बोलेगा कि जैसे अभी क्या बोला होगा उसने, इंक्रीमेंटल सीआरआर है, तो ये कमिटी ने नहीं बोला, ये खुद के मन से बोला है। सो ऑल द अदर रेगुलेटरी मेजर्स कि सीआरआर, एसएलआर, पीएसएल या दूसरे रेगुलेटरी रिफॉर्म्स कि जैसे मैग्नेटिक की वाले कार्ड बंद कर देंगे, क्रिप्टो करेंसी पे हमारा ये रवैया है, ईएमवी कार्ड में ऐसा करेंगे, एवरीथिंग एल्स इज डिसाइडेड ओनली बाय द आरबीआई गवर्नर। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कैसे वो बिटकॉइन के ऊपर उन्होंने बैन लगाने की कोशिश की थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बैन रिवोक किया था, वो सब हमने पिलर 1 में देखा है। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जिसमें आरबीआई ने कुछ किया था, कोई भी देश के यूजर्स का डेटा फॉरेन सर्वर में नहीं रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक फिटनेस ऐप है स्ट्रावा, उसमें आप जॉगिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, तो आप कौन से रूट पे जाते हो उसका वो सब आप मैपिंग करता है, आपको डेटा दिखाता है, आप उसको फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं वगैरह। अब इन लोगों ने क्या किया कि पूरे वर्ल्ड में जितने स्ट्रावा यूजर्स थे उन्होंने जितना जॉगिंग वगैरह किया उसका पूरा मैप बना के वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। अभी वेबसाइट पे आप देखो कुछ तो कॉमन सेंस की बात है कि अच्छा यूरोप में हीट मैप से ये ज्यादा लाइट, इसका मतलब क्या उधर पब्लिक ज्यादा साइकिलिंग फिटनेस करती होगी। अगर इसको हम जूम इन करें तो अफगानिस्तान के अंदर भी हमको ऐसा मैप दिखता है कि ये रूट पे लोग ज्यादा जॉगिंग कर रहे हैं। अब प्रश्न, अफगानिस्तान में इतने लोग गरीब हैं, उनके पास ऐसी स्मार्ट वॉच और ये सब किधर से आके जॉगिंग करते हैं, उसका भी ऐप इंस्टॉल करके चेक करते हैं। तो आप समझो वो कौन जॉगिंग कर रहा है, यूएस आर्मी सोल्जर्स। और अगर ऐसा सब डेटा वेबसाइट पे अवेलेबल है तो जो भी अलकायदा के टेररिस्ट हैं उनको पता चलेगा इधर है तो हमने यहाँ पर कुछ आईईडी ब्लास्ट करना चाहिए वगैरह। सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई ऐसा सब डेटा प्राइवेसी क्यों जरूरी है। उसी तरह तो फॉर दैट पर्पस इंडियन एयरफोर्स ने अपने सभी ऑफिसर्स और सोल्जर्स को कहा कि चाइनीज मोबाइल मत खरीदो, एफबीआई एनएसए वो सब भी बोलते हैं ये मत खरीदो, क्यों ये सब अपना डेटा चाइना में स्टोर करते हैं, वहां से मिसयूज ऐसे हो सकता है। इसी के पैरेलली फाइनेंशियल डेटा भी इंडिया के यूजर्स का डेटा इंडिया में रखना चाहिए। 2018 में आरबीआई ने ऐसा ऑर्डर ये दिया ऑल द बैंक्स एंड पेमेंट ऐप जैसे पेटीएम वगैरह, उन्होंने जितना भी पेमेंट सिस्टम डेटा है वो इंडिया के सर्वर में स्टोर करना चाहिए, फॉरेन कंट्री में स्टोर नहीं करना चाहिए। तो ये सब रूल कौन बनाएगा, गवर्नर खुद, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये रूल्स नहीं बनाएगी, उसका काम सिर्फ ऐप बनाना है। हाँ तो रूल क्या है, इंडिया का डेटा इंडिया के सर्वर में सेव करो, जो भी पेटीएम किया, यूपीआई किया, मनी ट्रांसफर किया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंडिया के सर्वर में डेटा स्टोर करो। इसमें से 2019 बिल में प्रश्न आया कि आरबीआई ने ये जो रूल बनाया जो मैंने अभी आपको बताया उसको कहते हैं स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा। ये जो रूल है उसमें क्या बोला है, पहला, भारत में ही डेटा स्टोर करना होगा, दे शैल इंश्योर, मतलब पेटीएम वगैरह कंपनी, दे शैल इंश्योर दैट डेटा रिलेटेड टू पेमेंट सिस्टम ऑपरेटेड बाय देम स्टोर्ड इन इंडियन सिस्टम इन इंडिया ओनली। दूसरा, सरकारी कंपनियों के सिस्टम में ही डेटा स्टोर करना होगा, दे मतलब पेटीएम वगैरह शैल इंश्योर द सिस्टम आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तीसरा, सीएजी इसकी जांच करेगी, दे मतलब पेटीएम वगैरह दे शैल सबमिट कंसोलिडेटेड सिस्टम और रिपोर्ट्स टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बाय द एंड ऑफ एवरी कैलेंडर ईयर। एंड देन ओनली 1 ओनली 2 3 वगैरह जो आपको ठीक लगे। आपका इतना तो मैं पता भी नहीं, मैंने आपको हिंट दिया ना, एक ही हिंट है सिंपल सा, इंडिया के अंदर इंडिया का डेटा स्टोर करो। अब आपको उसमें से जो आगे जितने विक्रम लगे आप जोड़ो, योर वोटिंग लाइन एंड टाइमर स्टार्ट्स नाउ। हर्ष, विश्वनाथ, कौशिक, प्रियंका, दिव्या, कशिश, धीरेन्द्र, दर्शन, हर्षित, विशाल, स्नेहा, प्रणव, जाहिदा, नंदिनी, शिवम, आर्यन, विशाल, बसरा, संगम, निकिता, सौरभ, मयंक, रीत, द्विति, राहुल, भार्गव, कुशाल, मोहित, अनिरुद्ध, ओंकार, ये सब लोग फिर प्रियंका, गुलशन, शिवम, ओंकार, सृष्टि, हेमंत, मोहित, साक्षी, विश्वरतन, गौतम, तुषार, नवनीत, सौम्य रंजन, नगस, करेक्ट आंसर। ये ऐसा क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग, मोर देन वन सब्जेक्ट नॉलेज इज रिक्वायर्ड। पहले पता है सीएजी क्या है, वो पॉलिटी का सब्जेक्ट है। एक लाइन में मुझे बताओ कि गवर्नमेंट को बजट में पैसा मिला तो वो अलग अलग गवर्नमेंट स्कीमें ठीक से यूज करते हैं कि नहीं, या करप्शन हो रहा है, लीकेज हो रहा है, वो सब चेक करना उसका काम है। और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो जो इतनी गरिमापूर्ण संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आपको लगता है कि अच्छा पेटीएम ने तुमको कैशबैक दिया कि नहीं, सामने वाले का अकाउंट, वो सब चेक करने के लिए बैठा है, उसके पास कितना स्टाफ है, मैन पावर है। एंड सेकंडली आरबीआई क्या सीएजी को तुम ऐसा करना, ये सब तुमको डेटा पेटीएम का कैशबैक आया कि नहीं तुम चेक करना, नो। अगर सीएजी का स्कोप ऑफ वर्क या फंक्शन एक्सपांड भी करना है तो वो तो गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़े तब जाके वो तो चेंज हो सकता है। मतलब ये जो थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि पेटीएम शैल सबमिट द ऑडिट डेटा, वो तो सब बात ही गलत है। सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है कि पेटीएम ने अपना सारा डेटा सरकारी वेबसाइट में या सरकारी सर्वर में स्टोर करना होगा। हम लोग आगे पिलर 4 में पढ़ेंगे कि एलपीजी रिफॉर्म्स लिए गए, मतलब प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को अलाउ करो वगैरह। तो ऐसी कोई शर्त नहीं है कि तुमको ओएनजीसी या भारत सरकार के ही सर्वर में सब करना है, आपको विप्रो का सर्वर में स्टोर कर सकते हैं, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी, बहुत सारी कंपनी। सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग कि सरकारी वेबसाइट या सरकारी सर्वर में स्टोर करना। तो 1 एंड 2 एंड 3 इज रॉन्ग। तो बाय एलिमिनेशन जवाब क्या है, ए 1 ओनली। ये 2019 और ये तो फिर भी थोड़ा ठीक है। इसके बाद ऐसे अलग अलग टाइम पे ऐसे सवाल है कि ये क्वेश्चन आप देखो, देयर इज नो बुक जहां इसका सीधा जवाब मिले। ये तो आपकी इंटरप्रिटेशन और अंडरस्टैंडिंग की बात है कि हाँ ये कारण से ऐसा हो सकता है, देन यू गो थ्रू एलिमिनेशन मेथड एंड इट वर्क्स। तो ये जो होता है कि इंट्यूजन या तर्क या जो समझ है उसमें और 2 स्टेप और ऐड करके आपको सॉल्व करना पड़े, ऐसे आजकल क्वेश्चन बड़े हर एक सब्जेक्ट के अंदर। सो दिस टू रिक्वायर्स कि व्यक्ति सुकून से पढ़ेगा, ठंडक से, हवा में स्क्रॉल डाउन करके गया हो तो फिर काम नहीं होता है। क्या तो हमने देखा मॉनेटरी पॉलिसी के अलग अलग रूल्स जो बनाए जाते हैं। अबव एंड बियॉन्ड दिस आरबीआई गवर्नर 2-2 महीने पे बैठेगा तो वो प्रेस स्टेटमेंट में और भी बहुत सारी बातें करता है, वो सारी टेक्निकल चीजें हमारे लिए काम की नहीं। कि फॉर एग्जांपल ऑफशोर रूपी मार्केट का क्या, इंटरेस्ट बियरिंग स्पेशल नोट, नॉन रेजिडेंट रूपी का क्या, लेवरेज रेशियो गाइडलाइंस, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, चलते रहता है। एक हद से ज्यादा इसको तैयार नहीं करना चाहिए। हो भी सकता है कुछ यूपीएससी पूछ भी ले क्रेजी क्वेश्चन पूछने के चक्कर में, पर आपको हमेशा ये सोचना है कि ये एक क्वेश्चन गेन करने के लिए मुझे जितना एफर्ट लगेगा मैं वो करूं या बाकी जगह पर टाइम रिसोर्स ज्यादा स्पेंड करूं। एक बहुत कॉमन एग्जांपल हम देखें कि फॉर एग्जांपल अगर बीजेपी को 2014 या जो भी अलग अलग इलेक्शन लड़े तो उनको पता हो कि साउथ इंडिया में अपनी इतनी ही स्कोप है, तो वो लेफ्ट राइट कहां पर करेंगे जहां पर उनको लगता है कि सेंट्रल इंडिया की, वेस्टर्न इंडिया वगैरह। क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सारी सीट तो नहीं जीतने ना, जितनी सीटें उसमें क्या 51% जीतना है। अब कट ऑफ भी जो भी चलता हो अराउंड 50 के आसपास चलता हो, कुछ बातों से भी कम चला जाए, तो हमें उतना टारगेट करके सोच के चलना। एक हद से ज्यादा ये करोगे तो बाकी जगह अब ऐसी बात बहुत कॉमन आप विचार करो कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना स्टार कैंपेनर है और उनको पता हो कि साउथ इंडिया में अपना स्कोप कम है, तो पूरा दिन अगर वो अपने स्टार कैंपेनर को उधर ही चलाएगा तो नॉर्थ इंडिया में उसको जितनी सीट्स मिलने वो ना मिल पाए। इसलिए हमेशा टाइम को समझ के कदर करके टॉपिक तैयार करें। इसके बाद के मुद्दे, अंग्रेजी में एक फ्रेज है वुड्स, वी आर आउट ऑफ द वुड्स, मतलब हम जंगल से बाहर निकल चुके, जो भी जटिल चीजें थी हम पढ़ चुके, अब तो सब मक्खनियां हलवा है, सिवाय कि आप खुद से जटिल करना चाहो तो सब जटिल ही। आगे का मुद्दा एक्सटर्नल बेंचमार्क, वो क्या है। देखिए कोई भी बिजनेस के अंदर बेसिक फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस बराबर प्लस प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस। कॉमन सी बात है, लागत खर्च पर मुनाफा इक्वल बिक्री मूल्य। तो इस लॉजिक पर बैंक ने भी क्या करना चाहिए कि बैंक का कॉस्ट प्राइस उसमें क्या आएगा, सब उसका स्टाफ सैलरी से लेकर सर्वर के खर्चे, सिक्योरिटी स्टाफ, एटीएम वगैरह, प्लस प्रॉफिट या जिसको हम कहें स्प्रेड,
इक्वल्स सेलिंग प्राइस। तो बैंक का सेलिंग प्राइस क्या है, उसका लोन इंटरेस्ट रेट एक लाख का उसका सेलिंग प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस प्लस स्प्रेड प्लस इक्वल लोन इंटरेस्ट रेट, ऐसी सिंपल फॉर्मूला होनी चाहिए। लेकिन असल लाइफ में वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसकी अलग अलग फॉर्मुलाज होती हैं। प्रेजेंटली चल रही वो एक्सटर्नल बेंचमार्क है, उससे पहले चलती थी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, उससे पहले बेस रेट, उससे पहले बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। क्या पुराने इतिहास में बहुत दिमाग नहीं खर्च करेंगे, अभी लेटेस्ट जो चलता है उसको समझना थोड़ा जरूरी है। बेंचमार्क एक्सटर्नल बेंचमार्क क्या है। बात आती है कि बैंक के बहुत सारे अलग अलग खर्चे होते हैं। लाइबिलिटी साइड में बैंकर ने जनता से डिपॉजिट में पैसा लिया, उस पर सपोज 3 to 6% इंटरेस्ट पे करना है। बैंकर ने स्टाफ सैलरी, टेलीफोन बिल, बहुत सारे खर्चे। बैंकर ने आरबीआई से रेपो लोन, एमएसएफ लोन लिए, उसके पेमेंट करने। और फिर इन सबको देखते सामने आगे जो पैसा गया, एक तो सीआरआर में लॉक हो गया, पर सीआरआर में आप जानते हैं 0% इंटरेस्ट। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए जब बैंक किसी को लोन दे रहा है, देन व्हाट शुड बी द इंटरेस्ट रेट। इसको मैं 14% पे लोन दूं, 16 पे दूं, 5 पे दूं, रेट होना चाहिए, वो कैसे डिसाइड करूं। तो उसके अलग अलग फॉर्मूला है। अल्टीमेटली फंडा क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस। यहां पर भी बैंक का कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल लोन इंटरेस्ट रेट, बट ये फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा रिफाइंड है, उसे समझते हैं। तो क्वेश्चन इज दिस, बैंक अपने लोन ब्याज दर कैसे तय करती है, हाउ डू बैंक डिसाइड द लोन इंटरेस्ट रेट। तो प्रेजेंट सिस्टम में एक्सटर्नल बेंचमार्क, बाह्य बेंचमार्क प्रणाली, वो क्या है, फॉर्मूला कुछ ऐसी, एक्सटर्नल बेंचमार्क प्लस स्प्रेड प्लस रिस्क प्रीमियम इक्वल लोन इंटरेस्ट रेट। इसको डरना नहीं है, एक कंपोनेंट हम जब देखेंगे तो एकदम ही आसान चीज है। सबसे पहला कंपोनेंट समझते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क। आरबीआई ने बैंकों को बोला तुमको जो ठीक लगे ऐसा एक बेंचमार्क तुम पसंद करो। फॉर एग्जांपल रेपो रेट, फॉर एग्जांपल ट्रेजरी बिल की यील्ड। एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड कल देखी, ट्रेजरी बिल मतलब क्या, लेस देन 1 ईयर के टेन्योर की जो ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसको ट्रेजरी बिल बोलते हैं। तो उसकी क्या यील्ड चल रही है, या ट्रेजरी बिल 182 डेज वाली की क्या यील्ड चल रही है। ऐसे और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो वेबसाइट फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया वो बनाती है, रिलीज करती है। बाकी सब में हम अभी दिमाग नहीं खर्च करेंगे, एक बेंचमार्क याद रखना है क्या, रेपो रेट। तो ठीक है, बैंक है, ठीक है, मैं किसी को लोन दूंगा, मैं उसमें बेंचमार्क अपना होगा रेपो। सो दिस इज वन। दूसरा होगा स्प्रेड प्रॉफिट या मार्जिन, वो तब समझते हैं कि सपोज रेपो 4 है, स्प्रेड या मार्जिन बैंक ने सोचा मुझे 2% प्रॉफिट होना चाहिए, प्लस रिस्क प्रीमियम। कोई भी धंधे में ज्यादा रिस्क है तो आपको रिवॉर्ड ज्यादा मिलना चाहिए। तो बैंकर क्या सोचेगा कि जिसकी लोन एप्लीकेशन आई उसका रिस्क कितना है, ज्यादा रिस्क है तो मैं ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। अब जैसे कि डिपेंड करता है, लोन एप्लीकेशन आई बाइक लोन के लिए या होम लोन के लिए, तो बैंकर का अपना इंटरनल असेसमेंट सिस्टम होता है कि अच्छा जो बाइक लोन लेने आया उसकी कुछ बहुत रिस्क ज्यादा होता है कि वो देगा कि नहीं, भाग जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड होम लोन थोड़ा कम है, क्योंकि भाग भी जाए तो उसका मकान जब्त करके वी कैन कॉन्फिस्केट द होम एंड वी कैन रिकवर द मनी। यानी कि अगर होम लोन होगा तो वो रिस्क प्रीमियम सपोज 1% रखे, बाइक लोन होगा तो 5% एक्स्ट्रा मांगे, बिकॉज रिस्क बैंकर का ज्यादा है। सिमिलरली बॉरोवर की खुद की प्रोफाइल, गवर्नमेंट सैलरी एम्प्लॉय है तो रिस्क कम है, सेल्फ एम्प्लॉयड है सपोज कोई यूट्यूबर है तो रिस्क ज्यादा है, क्योंकि उसका कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए, अकाउंट डिमोनेटाइज हो जाए। टिकटॉकर है तो उसका उससे भी ज्यादा रिस्क है, क्योंकि उसका तो एक ही बैन हो जाए तो क्या पैसा कमाएगा। पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री वो भी आप समझ, पुराना लोन चुकाया था कि नहीं। सो डिपेंडिंग ऑन दैट रिस्क प्रीमियम बैंक असाइन करेगा। तो सपोज कोई लोन अप्लाई करे, उस वक्त रेपो चला मान लीजिए 4, बैंक का मुझे प्रॉफिट है 2, और तुम एक टिकटॉकर और तुम्हारा बहुत ज्यादा रिस्क है क्योंकि और रिस्क प्रीमियम 4, तो 4 and 4 कितना, 8 + 2 10, हाँ तो लोन इंटरेस्ट रेट क्या होगा 10%। अब इसमें बैंकर ही विल रीकैलकुलेट दिस एटलीस्ट एवरी 3 मंथ्स। हर 3 महीने पे उसने इस फॉर्मूला को वापस अपडेट करनी होगी। तो अब इम्प्लीकेशन तो भाई बहुत कॉमन सेंस की बात है। जब लोन दिया था तब सपोज रेपो था 4 और ये लोन इंटरेस्ट कितना 10 पड़ा। आरबीआई अपने रेपो रेट अपडेट करती है अभी 2 मंथ्स, बोलते बोलते ये रेपो अभी बढ़ के मान लीजिए 6, इसका मतलब ये +2 बढ़ गया, तो स्वाभाविक ऑटोमेटिकली कितना 10 का 12 हो जाएगा। मतलब जो नया लोन टेकर है उसको भी महंगा लोन मिलेगा, जो एक्जिस्टिंग लोन है जिसने ले लिया, जिसकी इंस्टॉलमेंट ईएमआई किस्तें चले उसका भी बढ़ जाएगा, उसको भी महंगा पड़ जाएगा। ही विल आल्सो हैव टू पे मोर इंटरेस्ट रेट। ऐसी ये सिस्टम है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क। ये आपके हैंडआउट में भी दिया है, अगेन देखिए एक्सटर्नल बेंचमार्क जो भी आपको ठीक लगे, रेपो, ट्रेजरी बिल वगैरह, हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए रेपो को देखते हैं। बैंकर को क्या कहा आरबीआई ने, यू हैव टू फीड द लेटेस्ट डेटा एवरी 3 मंथ्स, जो भी नया डेटा इसमें डाला। स्प्रेड या प्रॉफिट जो भी बैंकर ने सेट किया सपोज 2, तो फिर बैंकर कैन नॉट चेंज इट आफ्टर गिविंग लोन, वरना तो बदमाशी कर सकता है, उसको मर्जी आ गई अभी 5% दो अभी 10 दो, ऐसा नहीं, वो तो फिक्स ही होगा एक बार जो बोल दिया लोन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स में लिखा। रिस्क प्रीमियम हाँ वो चेंज कर सकता है बैंकर। सपोज आपने जब लोन के लिए अप्लाई किया था, आपके पास जॉब थी, तो बैंक ने आपको 1% चार्ज किया था। आफ्टर सम ईयर्स आपकी जॉब चली गई तो बैंकर को लगे अब तुम्हारा रिस्क ज्यादा है तो बढ़ा सकते हैं। तो एक्जिस्टिंग लोन के भी इंटरेस्ट रेट उस हिसाब से बढ़ जाएंगे अगर आपकी रिस्क प्रीमियम या प्रोफाइल चेंज हो जाती है। सपोज बैंकर ने एक्सटर्नल बेंचमार्क, सपोज आपने जो भी होम लोन लिया और बैंकर ने आपके लोन एप्लीकेशन को जब अप्रूवल दिया तो रेपो रेट को उन्होंने कहा था कि हमारा बेंचमार्क रहेगा। एंड देन सपोज हम बात करें ईयर 2020 की, जब आरबीआई ने कोरोना के बाद इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए ऐसा किया कि रेपो रेट को मान लीजिए 5 फिर कम कर दे 4.5 फिर कम कर दे 4। पैरेलली मान लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड 6 6 7 बढ़ रही हो, क्योंकि वो अलग चलता है कि इन्वेस्टर कितना पैनिक है भाग गया। तो क्या बैंकर ऐसी बदमाशी कर सकता है कि अच्छा यहाँ तो रेपो रेट तो कम हो गया तो मुझे मजा नहीं है तो मैं तो चेंज करके नया इंडिकेटर यूज करूंगा, तो ऐसा सब नहीं कर सकता। एसबीआई ने जो भी बेंचमार्क पसंद किया सपोज रेपो रेट, और आपका लोन अप्रूव कर दिया तो फिर उसी को मान के चलना होगा। उसी के अंदर एवरी 3 मंथ्स एसबीआई ने नया डेटा अपडेट करना होगा, क्या नया चल रहा है। एसबीआई ऐसा नहीं कि नहीं मुझे अभी गेम नहीं अच्छा लग रहा तो मैं ये नहीं दूसरा गेम खेलना है, पबजी में मेरा स्कोर अच्छा नहीं बन रहा मैं फॉर्टनाइट खेलूंगा, ऐसा नहीं कर सकता। अदरवाइज इट विल बी एन इनजस्टिस टू द लोन टेकर। इसलिए ऐसे कुछ रूल्स होते हैं। तो एक बार लोन देने के बाद ये लो चीजों को नहीं बदल सकते। कौन सी, एक्सटर्नल बेंचमार्क जो भी है, रेपो तो रेपो ही रखना पड़ेगा, उसका डेटा आप चेंज कर सकते हैं एवरी 3 मंथ, बट यू कैन नॉट चेंज द इंडिकेटर इटसेल्फ। ऐसी बात है, आप पबजी खेलो तो पबजी में आप सिर्फ गन चेंज कर सकते हो, फिर ऐसा नहीं मुझे गेम ही नहीं पसंद और मैं फॉर्टनाइट खेलूं, यू कैन नॉट डू दैट वगैरह वगैरह। रिकैलकुलेटेड एवरी 3 मंथ्स। तो भी आप फायदा देख सकते हैं, फायदा क्या है। आरबीआई जब भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करेगी इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके लोन इंटरेस्ट रेट पे होगा। वो बढ़ाएगा तो आपका लोन बढ़ता है, कम करेगा आपका सस्ता होता है। मैंने आपको रिस्क प्रीमियम चेंज हो सकता है, आपकी जॉब चली जाए तो फिर वो रिस्क प्रीमियम को चेंज कर सकता है। तो बेसिकली रेपो डिक्रीजेस देन बैंक लोन इंटरेस्ट विल डिक्रीज। सो दैट इज द रूल। इसके क्या फायदे हैं एमसीक्यू के लिए याद रखना है। पहला फायदा, बेटर ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। पहले क्या होता था कि आरबीआई ऊपर अपना गेम खेले 6 का 8 कर दिया, ऊपर नीचे इनका अलग ही चला, वो अब नहीं होगा, तो सीधा डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा। तो बेटर ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। दूसरा, बेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। कई बार ये हो कि ऊपर आरबीआई अपना लोन सस्ता करे कि 6 का 8 का 6 कर दिया रेपो, बट स्टिल यू फाइंड कि मार्केट में लोन सस्ते नहीं हो रहे, बट नाउ इट विल रिफ्लेक्ट, क्यों ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई ना, 3 महीने पे डेटा अपडेट करो वगैरह। स्पेशली होम लोन टेकर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, उसमें राहत मिलती है। बाकी रियल लाइफ में कैसे कैलकुलेट करने को याद नहीं रखना, ये 2 फायदे याद रखने हैं, क्योंकि एक बार एमसीक्यू पुरानी सिस्टम का भी ऐसा पूछा था, इससे क्या फायदे, तो अभी नया सिस्टम है तो उसके भी ये फायदे हैं। दूसरा, ये जो एक्सटर्नल बेंचमार्क है ये अदानी पे नहीं लगता है, ये अंबानी पे भी नहीं लगता है, ये सब मिडिल क्लास स्मॉल बिजनेसेस उनके लिए है।
तो पर्सनल लोन मतलब क्या, सडन इमरजेंसी आपको कि कुछ काम है मुझे या घर में शादी उसके लिए पैसा चाहिए, उसके बाद रिटेल लोन मतलब होम लोन, व्हीकल लोन, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदने के लोन, देन लोन्स टू माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, लोन्स टू मीडियम एंटरप्राइजेस, ये सब के ऊपर ये फॉर्मूला लगती है। तो मतलब यहाँ पर देखो उसने क्या नहीं लिखा, बिग कंपनी नहीं लिखा, इसने अदानी अंबानी नहीं लिखा, तो उनको नहीं लगता। तो प्रश्न तो फिर अदानी अंबानी को जो लोन मिलता है उसका क्या कैसे फॉर्मूला होगी, उसमें जो भी बैंक है, एक्सिस यस बैंक, दे विल डिसाइड देयर ओन बेस्ड ऑन देयर ओन डिस्क्रिप्शन, विवेक पे कि अच्छा इनका इतना रिस्क प्रोफाइल है, इनकी कंपनी की ऐसी हिस्ट्री है, तो अकॉर्डिंगली दे विल मेक सेपरेट डिसीजन। वहां पर ये फॉर्मूला नहीं है। मान लीजिए किसी ने, ये तो सिस्टम आई है 2019 से एक्सटर्नल बेंचमार्क, अब से पहले भी सिस्टम्स तो थे, सपोज बेस रेट सिस्टम, एमसीएलआर सिस्टम, वो क्या हम समझने नहीं बैठे, आप समझो कि ऐसा किसी ने 2010 में लोन लिया था जिसकी 20 साल की पीरियड थी, तो जो पुराने लोन वाले हैं क्या उनको ये नया नया मजा मिल सकता है? तो जब यस दे कैन स्विच टू दिस न्यू सिस्टम, बट उसके लिए उनको फीस देनी पड़े अपने बैंक को। हाँ, तो जो लोग अब प्रश्न पूछेंगे कि जो पुराना बॉरोवर था जिसने पुराने सिस्टम, जब बेस रेट या एमसीएलआर ऐसी कोई सिस्टम थी, जब एक्सटर्नल बेंचमार्क नहीं था तो क्या, तो ऐसे जो पुराने बॉरोवर थे दे कैन स्विच टू एक्सटर्नल बेंचमार्क बाय गिविंग सम फीस टू द बैंकर। फिर ये भी झंडा लोग उठाते हैं कि अगर रेपो बदल गया लेकिन एसबीआई अपना इंडिकेटर बदल ले, ट्रेजरी बिल में यील्ड का गिनना शुरू कर दे, तो मैंने आपको बताया भाई वंस बेंचमार्क की सिलेक्टेड तो फिर आप टीवी चैनल बीच में नहीं बदल सकते, उसी को रखना पड़ेगा, उसमें जो अच्छा बुरा हो रहा है वो प्रोग्राम आपको देखना पड़ेगा। अगर रेपो है तो रेपो सपोज 8 का 4 हुआ तो भी मजे लो, फिर 4 का वापस 6 हो गया तो दुख हो रहा है तो भी आप सहन करो, यू कैन नॉट चेंज इट आफ्टरवर्ड्स, यू हैव टू कंपल्सरीली यूज दिस इंडिकेटर ओनली आफ्टर गिविंग द लोन। प्रश्न, क्या एक्जिस्टिंग बॉरोवर मतलब अभी जिसने ऑलरेडी लोन ले लिया है, विल ही बेनिफिट व्हेन रेपो इज चेंज, क्या अगर रेपो सस्ता हो गया तो पुराने ग्राहक को फायदा होगा जिसने पहले लोन ले लिया हो? तो जवाब है हाँ। मान लीजिए एक्सिस बैंक में आपने लोन लिया था ऐसा रेपो लिंक एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ, तो मैंने आपको बताया एवरी 3 मंथ्स दे हैव टू फीड न्यू डेटा, बराबर, आप हर महीने इंस्टॉलमेंट भरते हैं। मान लीजिए पहले रेपो था 6 फिर कम हो गया 4 हो गया, तो आपको भी आप जो एक्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं जिसने लोन ले लिया आप ईएमआई भरते हैं तो वो भी बर्डन कम हो जाए। फिर वापस सपोज नाउ इट इंक्रीज टू 6.50, तो फिर आपको शेयर स्माइल आ जाएगा क्योंकि आपको ज्यादा भी पे करना हो सकता है। आप यहाँ पर ठीक है, अपन तुम इतना इसको क्यों बता रहे हो, इसका कारण अभी ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जो करंट अफेयर्स का भी है। आगे कुछ बोल रहा है कि रीसेट करो, ये रीसेट करने की बात क्या है? देखिए लोन इंटरेस्ट दो जाके हो सकते हैं, एक हो सकता है फिक्स कि इधर ये कील ठोक के नोटिस बोर्ड पे लगा दे कि कार लोन चाहिए 5 इयर्स की तो 10% इंटरेस्ट है एंड नॉट लिंक्ड विद रेपो, ये ऐसा ही है, तो ऐसा भी सिस्टम हो सकता है। एक्सटर्नल सिस्टम भी है और ये भी हो सकता है, ऐसा कंपलसरी नहीं कि ऐसे फिक्स लोन नहीं मिल सकते, वो भी मिल सकते हैं। और दूसरा क्या है, ये एक्सटर्नल बेंचमार्क या एक जात का ये क्या फ्लोटिंग, मतलब फिक्स्ड नहीं है, ये ऐसा कि जहां रेपो बढ़ेगा तो आपका ईएमआई का बोझ भी बढ़ सकता है, ऐसा ये इट कीप्स चेंजिंग। सो लोन इंटरेस्ट रेट्स कुड बी ऑफ टू टाइप्स, फिक्स्ड लोन्स एंड फ्लोटिंग लोन्स या चेंजिंग वेरिएबल लोन्स, कि जहां पर कोई बेंचमार्क के हिसाब से आपके ईएमआई चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर पहले मजा था कोरोना में रेपो रेट डिक्रीज, लेकिन मैंने आपको कोरोना के बाद रेपो रेट इंक्रीज की 4 का 6.50 हो गया, तो इसका मतलब अगर रेपो इंक्रीज हो रहा है तो आपके ईएमआई का बर्डन भी बढ़ रहा है, करेक्ट, जो एक्जिस्टिंग बॉरोवर है उसके लिए भी और जो नया अप्लाई करता है उसके लिए भी। तो ये बैंक का रिएक्शन देखो, मैं तो फंस गई, आई एम स्टक, क्योंकि मैंने तो फ्लोटिंग लोन लिया था और कोरोना में बहुत मजे भी किए थे, लेकिन अब आरबीआई ने इसको बढ़ा दिया है तो मेरा तो ईएमआई का बर्डन बढ़ गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया एक्जिस्टिंग बॉरोवर को भी अगर रेपो इंक्रीज होता है तो लोन का ईएमआई और सब चीजें बढ़ जाती है। अब ये प्रॉब्लम एक तो 0.050% या ऐसा चीज तो बराबर है, पर आरबीआई तो देखो 4 का 6.50 किया, ये काफी ज्यादा है। आपके कहाँ ज्यादा है, 2% ही है, पर आप समझो ना कंपाउंड इंटरेस्ट है भाई, ब्याज पे ब्याज चढ़ते रहेगा, तो इट विल बिकम वेरी ह्यूज फॉर यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सपोज आपकी 20 लाख की लोन हो और 20 साल में वापस करनी हो, तो कस्टमर्स की कंप्लेंट देखते हुए आरबीआई ने ये डिसीजन लिया, एट बैंकर्स हेल्प द बॉरोवर। हेल्प कैसे होगी कि बैंक की तकलीफ क्या है कि वो इसमें फंस गई है, उसको इसमें मजा नहीं रहा है, तो आरबीआई ने कहा तुम मतलब बैंकर्स दो ऑप्शन दो ऐसे बॉरोवर्स को, पहला ऑप्शन हो रीसेट, और जिन स्कोर अच्छा नहीं और गेम रीसेट करो, नया मैप में वापस खेलो, मतलब अलाउ कस्टमर टू शिफ्ट टू द फ्लोटिंग जो है अभी उसमें से उसको अलाउ करके हाँ तो तुम फिक्स में चले जाओ, ऐसा उसको ऑप्शन दे दो कि सपोज ये 16% है तुमको चाहिए तो 10% वाला तुम्हारा कर देते, ऐसा रीसेट का उसको ऑप्शन दो। अब कुछ लोग कहेंगे भाई ये तो मिसयूज होगा ना, फिर क्योंकि हर एक को मजा नहीं आता, तो वो तो बीच में अगर राउंड खेलना छोड़ के भाग जाए तो गेम कोई खेलेगा नहीं, तो मजा कैसे? तो इसमें आप समझिए कुछ सीलिंग्स होंगे कि पूरे लाइफ टाइम में आप ये 3 टाइम्स ही कर सकते हैं या 2 टाइम्स ही कर सकते हैं, ऐसे कुछ रूल्स आरबीआई बनाएगा, अभी तो ड्राफ्ट में सब है। सेकंड ऑप्शन, बैंकर ने ऐसे कस्टमर्स को फॉर क्लोजर की ऑप्शन देनी चाहिए। फॉर क्लोजर का मतलब क्या, सपोज इसको 20 ईयर में लोन चुकाना था और उसको कहा जाए कि सपोज उसने 5 ईयर की इंस्टॉलमेंट भरे, अभी 15 ईयर का बाकी है और 15 ईयर का ईएमआई उसका बढ़ गया बिकॉज रेपो बढ़ गया, तो बैंक ने उसको ऑप्शन देना चाहिए कि ठीक है तुम्हारा 15 ईयर के लिए जो भी बाकी का पैसा है तुम एक बार में दे दो, तो हम ये नए वाले सिस्टम में तुमको छोड़ देंगे। अब आप कहेंगे अपन फॉर क्लोजर यानी सारी पेंडिंग अमाउंट एक बार में आप दे दो और आपको एग्जिट करने मिल जाए, उसका क्या फायदा है? फायदा ये है, सपोज 1 ईयर है लोन या 10 ईयर है, जितना लोन का पीरियड ज्यादा होता है उतने इंस्टॉलमेंट ज्यादा होते हैं, और इंस्टॉलमेंट जितने ज्यादा होते हैं तो ब्याज पे ब्याज चढ़ता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो इफ यू कैन पे द लोन इन एडवांस, कि आपने 15 ईयर का लोन लिया हो और आपको लगता है मेरी इनकम ठीक ठाक है, मैं 10 साल में ही आपको चुका देता हूं, मुझे छोड़ दो, तो वो कस्टमर को फायदा करता है बिकॉज उसको बाकी के 5 ईयर्स का इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। ऐसा वन टाइम सेटलमेंट करो तो उस बॉरोवर पे बर्डन कम होता है। रीसेट मैंने आपको बताया उसको मजा नहीं आ रहा है तो उसको फ्लोटिंग में से फिक्स में जाने दो। तो ऐसे नए नए वर्ड्स यूज हो रहे हैं और आजकल आप इकोनॉमी में पीवाईक्यू में देखिए ऐसे वर्ड्स और टर्म्स पूछने का भी कुछ रिवाज चल रहा है, और बेटर सेफ देन सॉरी, तो 2 लाइन में तो इतना याद करके समझ के जा सकते हैं। तो रीसेट जो कंसेप्ट है वो क्या मैंने आपको, फॉर क्लोजर क्या है वो हमने बताया। इससे बियॉन्ड दैट रियल लाइफ प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन अच्छा 22,000 का 23 का होगा कि वो सब पढ़ने हम नहीं बैठेंगे, बेसिक एक लाइन के अंदर जितना समझ है बेस्ट है। प्रैक्टिकल तो क्या चाहिए इसको तो मिसयूज करेंगे लोग, भाई उसमें लिमिट्स आरबीआई रखेगा ना कि तुमने लोन में अप्लाई किया तो मैक्सिमम 1 टाइम मैक्सिमम 2 टाइम ऐसा कर सकते हो क्या। सो रीसेट कंसेप्ट इज डन। हम वापस आते हैं, हम लोग समझते क्या थे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस, और बैंकों के केस में क्या, बैंक का कॉस्ट प्राइस प्लस स्प्रेड या प्रॉफिट इक्वल लोन इंटरेस्ट रेट। हालांकि फॉर्मूला इससे कॉम्प्लेक्स थी, कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मूला थी एक्सटर्नल बेंचमार्क प्लस प्रॉफिट प्लस रिस्क प्रीमियम, वो हमने देखी एक्सटर्नल बेंचमार्क मेथड। ये कब से आई, सपोज 2019 से आई, तो इससे पहले क्या था, हमारे 2015 में क्या था, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, उससे पहले क्या था, बेस रेट, उससे पहले भी वो भी ऐसी सब अलग अलग फॉर्मूलाज थी, उसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स थे, इसलिए उसकी जगह ये नया चीज लाया है। सो प्रीवियस फॉर्मूलाज वर नॉट वेरी इफेक्टिव, इसलिए आरबीआई केम अप विद दिस न्यू फॉर्मूला। तो कुछ लोग प्रश्न करते हैं तो ये पुराने जो हैं वो सब बंद हो गए क्या? भाई अगर किसी का लोन पेंडिंग है तो पुराने सिस्टम में चलता है। ये ऐसी बात कि आप पाएंगे कि सपोज एक टाटा एक्ट, आई एम नॉट वेरी श्योर, तो मैं तुक्के से बोला, एक टाटा नाम का एक्ट था टेररिज्म के बारे में, आजकल कुछ नए एक्ट्स बने हैं, तो वो टाटा एक्ट शायद बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद भी संजय दत्त का केस चलता रहे। क्यों? क्योंकि जब उसने गुनाह किया उस वक्त वो वाला इफेक्टिव था। सिमिलरली सपोज आपने 2015 में लोन लिया तो एमसीएलआर को, तो अभी भी वो इफेक्टिव तो रहेगा, आप उसी सिस्टम में, आप कहेंगे मुझे नए सिस्टम में आना है, तो बैंक कहेगा तुम फीस दो तो तुमको नए सिस्टम में लेंगे। 2016 प्रीलिम में यूपीएससी ने ये पुराने सिस्टम का प्रश्न पूछा
कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट यानी एमसीएलआर उसके क्या फायदे हैं वगैरह। हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे भाई, क्योंकि ये तो सिस्टम भी डिसकंटिन्यू हो गई और उसको भी 2016 से लेकर तो बहुत सारे साल भी हो गए, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। कोई भी आपको पेपर सेट के अंदर ये पेपर दिखे और फिर तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाना चाहिए, तो उन्होंने नहीं सीखा वगैरह, नहीं सीखा, क्योंकि इसको सीखने के लिए अभी और 15 मिनट क्यों निकालने भाई, जब ये तो चीजें चली गई। सो विल नॉट वेस्ट टाइम, उसका जो भी जवाब था बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बट विल नॉट वेस्ट टाइम। क्या तो एक्सटर्नल बेंचमार्क सिस्टम जो 2019 में आया, उससे पहले 2016 में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट था, उससे पहले बेस रेट सिस्टम था, उससे पहले बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट था, उससे पहले नरसिम्हम कमेटी ने बोला ऐसा सब करना चाहिए, और उससे भी पहले जाओ तो मतलब इनको भूल जाओ, वो तो ठीक है बीच का बात। ओरिजिनली क्या सिस्टम, ओरिजिनली सिस्टम राजीव गांधी इंदिरा गांधी के टाइम में क्या थी, एडमिनिस्टर्ड इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट एडमिनिस्टर्ड रेट्स ऑन पब्लिक सेक्टर बैंक। मतलब सरकारी बैंकों में लोन दर क्या होनी चाहिए वो सरकार तय करती थी। उसमें आप प्रॉब्लम खुद ही सोचो क्या प्रॉब्लम होगी, लोक लुभावन मतलब पॉपुलिज्म, इलेक्शन जीतने के चक्कर में हमेशा लोन इंटरेस्ट रेट कम रखा जाए कि किसानों को सस्ता लोन दो, कैपिटल परचेज का कम लोन दो, मतलब सस्ता लोन दो, इरिगेशन पंप सेट का सस्ता लोन दो, बट देन बैंकर विल बी इन द लॉस। तो गवर्नमेंट जब भी ऐसा डायरेक्शन या कंपल्जन या एडमिनिस्ट्रेशन करती थी तो प्रॉब्लम्स थे। इसीलिए 1991 में बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म में नरसिम्हम कमेटी बनी, इसने बोला ये सब मत करो, बैंकर को फ्रीडम दे दो। इसलिए फिर ये नए फॉर्मुला जो अस्तित्व में आए वो हमने देखे, बीपीएलआर बेस रेट वगैरह, ये हम इन सबको नहीं देख रहे हैं। हम फाइनल हमको जो देखना एक्सटर्नल बेंचमार्क हमने देखा। इसके बाद का मुद्दा है तो हमने बाय मंथली अपडेट्स देखे, एक्सटर्नल बेंचमार्क देखा, आगे के मुद्दे और आसान है, मॉनेटरी पॉलिसी की लिमिटेशंस वगैरह वो भी देखते हैं बट विद अ फ्रेश माइंड। सो लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 5 minutes एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। थ्री मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले टेलिंग द वोटिंग लाइन कैन सी मी कैन देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ट्रू फॉल्स में वोट करें। मोहिनी, दर्शन, ओंकार, निकिता, अंजलि, विशाल, आराध्या, प्रतीक, स्नेहा, खुशबू एंड अदर्स आंसर इज यस, वी मूव फॉरवर्ड। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स कंप्लीट, बाय मंथली अपडेट देख लिए। वो कहने की बात है आपकी दिल की तसल्ली के लिए बाय मंथली, बाकी तो कुल मिला के हुआ क्या, कोरोना से पहले मान लीजिए 6 था, कोरोना में 4 किया, अब वापस 6.50 किया, दैट्स इट। फिर एक्सटर्नल बेंचमार्क हमने समझा। अब आगे का जो मुद्दा है लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब डिस्पाइट मॉनेटरी पॉलिसी तो इन्फ्लेशन क्यों काबू में नहीं है, टमाटर महंगे क्यों है, वो सब हम देखेंगे। इस सेगमेंट को मैं फास्ट खत्म कर दूंगा, उसके दो कारण है। प्रीलिम के लिए कॉमन सेंस की उतनी याद रखनी है, बाकी जो एडवांस उसमें कुछ चर्चा करनी है तो वो मींस का मुद्दा है, और मींस का अलग से क्वालिटी एनरिचमेंट पार्ट 3 वो नवंबर में हम लोग देखेंगे। तो ये गाड़ी फास्ट चले तो उसमें लोड लेना नहीं है, वो फास्ट उसको चलानी। तो बात ये है कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी की इतनी सब जोरदार मॉडलिंग है तो इन्फ्लेशन क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा, या अपना जीडीपी क्यों अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा। इन अदर वर्ड्स व्हाई इज देयर अ नॉन ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ऊपर तो सब बेस्ट बना रहे हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग के साथ, तो नीचे प्रसारण उसका क्यों नहीं हो रहा। अब सोचो अगर प्याज टमाटर महंगे हो गए तो आरबीआई गवर्नर क्या ही कर ले, रेपो रेट जितना है उसका बढ़ा के दिया, अभी और कितना करेगा। सपोज देयर इज ऑल नीनो इफेक्ट जिसके चलते इंडिया में मानसून कम आता है, तब लोन कितना ही महंगा करो, ऑनियन ग्रो होने वाला है नहीं बारिश के बगैर, तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये मिडिल ईस्ट और कुछ और देशों ने मिलकर ओपेक नाम का कुछ कार्टेल या ग्रुप बनाया जो डेलिबरेटली ऑयल के प्राइस को मैनिपुलेट करता है, महंगा रखता है क्रूड ऑयल। तो अगर वो महंगा रहेगा तो इधर सस्ता कैसे हो सकता है। जैसे जो भी दूसरे रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का वॉर हो जाए, चाइना ताइवान का युद्ध हो जाए, ईरान इराक का युद्ध हो जाए, तो इसके चलते भी तो महंगाई बढ़ती है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिसिटी रोड वगैरह की सप्लाई अच्छी नहीं हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब बिजनेस करने में
विदाउट फालतू के नोटिस भेजे, आपका जल्दी से जो भी लैंड परमिट या एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना है वो ना मिले, तो कंपनी अपना प्रोडक्शन इंप्रूव नहीं कर पाएगी, तो सप्लाई नहीं बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। हम लोग आगे सेकंड पिलर में देखेंगे कि कैसे फिजिकल डेफिसिट, मतलब सरकार खुद से जो घाटा करती है और फिर उसके लिए लोन लेते रहती है और उसके चलते जो आगे नए-नए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं, उससे भी इन्फ्लेशन की समस्या और गहरी होती है। वो क्या है अभी पिलर 2 में आराम से समझेंगे। अभी के लिए समझो कि गवर्नमेंट इज टेकिंग टू मच लोन्स, तो उससे भी महंगाई बढ़ सकती है। कॉमन सेंस अप्लाई करना तो ऐसी बात है, सरकार जितना पैसा लोन में ले ले और फिर आप जानते हैं करप्शन लीकेज में बहुत सारा पैसा इधर-उधर चला जाएगा और जिनके पास जाएगा वो सब कोठी बंगले खरीदेंगे, गोल्ड खरीदेंगे, रियल एस्टेट खरीदेंगे, तो डिमांड बढ़ जाएगी और फिर मेरे आपके जैसे लोगों के लिए मकान महंगे हो जाएंगे। अगर आरबीआई सीआरआर डिक्रीज कर दे तो क्या आपको लगता है बहुत दनादन मजा आ जाएगा, लोन आसानी से एप्लीकेशन पास हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि हमारा मनी मल्टीप्लायर तो हार्डली 5 टू 6 टाइम्स ही है ना। थियोरेटिकली तो 25 टाइम्स होना चाहिए, तो उतना तो है नहीं भाई, बिकॉज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन गरीबों के बैंक अकाउंट नहीं है, ब्लैक मनी की प्रॉब्लम है, वो सारा पैसा जो बैंकों में जमा नहीं करके टैक्स नहीं भरना है, छुपा के रखते हैं। सो एज अ रिजल्ट आरबीआई की पॉलिसी असल में इतना असर देती नहीं। बिल्डर ने मिनिस्टर को ब्राइब यानी रिश्वत दी, मिनिस्टर ने फिर उसको लैंड अलॉटमेंट किया, उस पे बिल्डर ने हॉस्पिटल बनाया, आपको लगता है हॉस्पिटल सस्ते में ट्रीटमेंट देगा जबकि बिल्डर को अपना पैसा रिकवर करना है ब्राइब का। तो ये सब ब्राइब इन्वेस्टमेंट, मिनिस्टर और ब्लैक मनी और वो सब के प्रॉब्लम्स दैट विल आल्सो क्रिएट इश्यूज। अमेरिका के अंदर उनकी पब्लिक है वो सेविंग कम करती है, क्योंकि एक तो कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी है, जितना कमाया खर्च कर दो, या फिर इन्वेस्ट भी करेंगे तो शेयर मार्केट या पेंशन फंड में इन्वेस्ट करेंगे, वो बैंकों में सेविंग अकाउंट में बहुत पैसा रखते हैं। इसलिए अमेरिका की जो भी बैंक होती है, जैसे इंडिया में अगर एसबीआई है तो अमेरिका में बैंक ऑफ अमेरिका होगा, उन्हें यहाँ से तो हो सकता है 5 करोड़ मिले, मतलब डिपॉजिटर से, तो बाकी के 95 करोड़ तो वो सेंट्रल बैंक से लाएगा। तो अगर सेंट्रल बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में थोड़ा भी चेंज कर दे तो नीचे इमीडिएट इंपैक्ट दिख जाएगा, क्योंकि ये बैंकर्स हैं, दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन सेंट्रल बैंक फॉर देयर मनी सप्लाई। इंडिया में तो ऐसा है नहीं, सब लोग काफी पैसा सेव करते हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो इंडिया में सिचुएशन ऐसी हो कि 495 करोड़ रुपीस डिपॉजिट में आए और बैंकर ने 5 करोड़ रुपये लोन में लेना है आरबीआई से रेपो वगैरह और 500 करोड़ घुमा रहा है। तो अगर आरबीआई अपना रेपो चेंज भी करे तो असर दिखता नहीं था। रेपो इज नॉट माय प्राइमरी रॉ मटेरियल फॉर माय बिजनेस, ऐसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलता है। तो आजादी के बाद 1947 से लेकर 2019 तक रेपो हैड लिटिल इंपैक्ट ऑन चेंजिंग लोन इंटरेस्ट रेट। ये तो अभी हमने देखा एक्सटर्नल बेंचमार्क नाम की चीज 2019 में आई और उसके चलते थोड़े और जल्दी असर दिखते हैं। सो दिस टू वाज अ लिमिटेशन। अर्लियर जो भी सिस्टम थे, फॉर्मूला थे, वैसे थे, उसमें रेपो का चेंज करो तो कोई नीचे असर दिखता नहीं था। रघुराम राजन और उर्जित पटेल के टाइम में इन्फ्लेशन यानी महंगाई बहुत ज्यादा थी, वो लोग गवर्नर थे, तो वो क्या करेंगे, इन्फ्लेशन से लड़ना है, हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट को बढ़ाओ, तो सपोज 8 हो तो सीधा 8.50 या बहुत ऊपर चढ़ा देते। लेकिन हाई रेपो रेट से नुकसान क्या होता है, बिजनेस एक्सपेंशन को असर हो जाए, प्रोडक्शन कम हो जाए, जॉब्स क्रिएट नहीं हो, तो ये भी हमेशा एक प्रॉब्लम रही है कि डायलेमा, इन्फ्लेशन कंट्रोल करूं, जीडीपी बूस्ट करूं, क्या करूं, इसके चलते भी इफेक्ट अच्छी आती नहीं। सपोज एसबीआई को अनाज खरीदना है और मार्केट में दो सप्लायर हैं, एक आरबीआई खुद जो कहता है मैं आपको 100 किलोग्राम वीट 2100 रुपये में दूंगा, और एक मेरे आपके जैसे लोग हैं जो बोलते हैं हम अपना 100 किलो देंगे बट 3000 हमें चाहिए, बिकॉज अवर वीट इज हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी कैसा कि हम तो फिक्स डिपॉजिट में तुमको दे रहे हैं ना, ये तो 5 साल का हमारा पैसा है, ये तो आपको कम टाइम के लिए दे रहा है। नाउ इन फ्यूचर थिंक अबाउट दिस कि सपोज दिस सिचुएशन है कि आरबीआई इज गिविंग वीट फॉर 2100 रुपये, पब्लिक गिविंग वीट फॉर 3000 रुपये, सपोज दिस सिचुएशन है। नाउ आफ्टर सम मंथ्स 2022 के बाद 2023 में आरबीआई ऐसा बोले कि अब से मैं बैंकर को 2100 रुपये जो चार्ज करता था 100 किलोग्राम वीट के लिए, उसकी जगह मैं अपना भाव बढ़ा रहा हूँ, अब से मैं 2500 रुपये चार्ज करूंगा। तो अब देखिए कि मेरी एक्सपेक्टेशन भी तो बढ़ जाएगी ना, कि मैं पहले 3000 में देता था और मैं देखो शक्तिकांत दास ने तो अपना महंगा कर दिया 2100 से, 400 बढ़ा दिया, तो मुझे भी अब कम से कम 300 तो ज्यादा मिलना चाहिए। सो नाउ आई विल आल्सो एक्सपेक्ट कि बैंकर ने मुझे ज्यादा पैसा देना चाहिए मेरे वीट के लिए। अब बैंकर देख भी देगा, ठीक है चलो वहां बढ़ा तो तुमको भी थोड़ा ज्यादा बढ़ा के देते हैं, अदरवाइज तुम हमारे पास नहीं आओगे, तुम कहीं और चले जाओगे, वी डोंट वांट दैट। अब इसका क्या लॉजिक है यहाँ पर, अब समझो, पहले अगर रेपो रेट था 4, उस प्राइस पे आरबीआई बैंकर को मनी सप्लाई कर रहा था, उस वक्त अगर फिक्स डिपॉजिट रेट था 6%, उस प्राइस पे मैं आरबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मनी सप्लाई कर रहा था, अपना सेविंग अपना डिपॉजिट। बाद में 2023 तक आरबीआई ने अपना रेपो महंगा कर दिया, कितना 6, तो मैं भी तो एक्सपेक्ट करूं कि भाई तो उस हिसाब से तुम भी, मतलब बैंकर तुम मुझे फिक्स डिपॉजिट पे 6 देते थे, अब से मुझे 8 दो, तो मैं आऊंगा, वरना मैं अपना पैसा लेके आईपीओ, शेयर मार्केट, गोल्ड, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट में जाता हूं। सो दैट विल बी माय थॉट प्रोसेस। उसको दूसरी तरह से भी देख सकते हैं, अगर रेपो बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि देयर मस्ट बी अ प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी तभी तो रेपो बढ़ा रहा है। तो अगर महंगाई बढ़ेगी तो मैं भी तो ये सोचूंगा कि भाई महंगाई में 6% में तो नहीं जमता मुझे, मिनिमम 8% हो, वरना मेरा परचेजिंग पावर इंप्रूव नहीं होगा। कुछ लोगों को क्लिक नहीं होगा, तो मैं जल्दी से आपको वापस पुरानी स्लाइड में ले जाऊं। ये ऐसी बात है कि सपोज इन्फ्लेशन इज 7% और बैंकर कहता है मैं तुमको फिक्स डिपॉजिट में 6% इंटरेस्ट दूंगा, मुझे पता है मेरा पैसा तो एक खा जाएगा शेयर इन्फ्लेशन वाला, तो तुम मुझे 8% दो, तो ही मैं तो पैसा इन्वेस्ट करूंगा, नहीं तो मैं तो गोल्ड में जाऊंगा, रियल एस्टेट में जाऊंगा, बिटकॉइन खरीदूंगा। सो यस, दिस इज द इंटर रिलेशनशिप और डायनामिक्स बिटवीन रेपो रेट एंड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट। लोन इंटरेस्ट की बात नहीं, हम डिपॉजिट इंटरेस्ट की बात है, वहां थॉट प्रोसेस अलग चलती है। तब समझिए, टू फाइट इन्फ्लेशन, महंगाई से लड़ने के लिए आरबीआई ने क्या करना है, रेपो को इंक्रीज करो। रेपो इंक्रीज किया तो लोन टेकर पे क्या असर होगा, वो तो नाराज हो जाएगा, शेयर स्माइल, क्योंकि लोन महंगा हो जाएगा। डिपॉजिटर, तो डिपॉजिटर को मजा आ जाएगा, क्योंकि डिपॉजिटर को ये लगेगा कि अच्छा तो ऊपर रेपो महंगा हो गया तो लाइकलीहुड की बैंकर मुझे डिपॉजिट सेविंग इंटरेस्ट भी ज्यादा दे। यानी बोथ कैन नॉट बी हैप्पी एट द सेम टाइम। व्हेन रेपो इज इंक्रीज्ड, लोन टेकर मुकेश भाई का शेयर स्माइली और मैं डिपॉजिटर मेरा हैप्पी स्माइली। ऑन द अदर हैंड, जब आरबीआई रेपो को डिक्रीज कर दे कि सपोज पहले 6 कोरोना में 4 कर दे, तो लोन इंटरेस्ट रेट भी सस्ते हो जाएंगे, तो मुकेश अंबानी मौज में, क्योंकि उसको लोन चाहिए। लेकिन पहले क्या होगा, बैंकर अपने सेविंग अकाउंट वाले भी सस्ता कर देंगे, तो डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट में ऑल्सो डिक्रीज, तो मैं मतलब डिपॉजिट होल्डर नाराज हो जाऊंगा। इसको एक और तरीके से मैं आपको दिखाऊं कॉमिक बुक के जरिए। ब्लू लाइन को देखो, जिसको मैं अभी पर्पल करूं, रेपो रेट, मानी रेपो रेट गिर रहा है, 9 था, 6 था, 4 था, 2 था, तो उस हिसाब से बैंक के डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट भी तो कम होंगे, जो मैंने आपको लॉजिक बताया वीट गेहूं वाला। तो बैंक के डिपॉजिट रेट आप देखो, जिसे मैं सपोज रेड लाइन से मार्क करूं, डिपॉजिट इंटरेस्ट पहले 7 था, 4 था, 2 था, गिरा है। सो नाउ डिपॉजिटर्स विल बी अनहैप्पी कि भाई वाई बचत खाते पे क्यों अच्छा ब्याज नहीं दे रहे आप, व्हाई नॉट ऑफरिंग गुड सेविंग इंटरेस्ट। तो बैंकर क्या देगा, भाई मुझे तुम्हारी गरज नहीं, आई डोंट वांट यू बिकॉज़ नाउ आरबीआई गिविंग मी चीप लोन्स। तो फिर जनता क्या सोचेगी कि फिर तो हम अपना पैसा विड्रॉ करते हैं, हम तो गोल्ड में, लैंड में, प्रॉपर्टी कहीं और जाते हैं जहां पर हमको लगता हो कि ज्यादा बेहतर प्रॉफिट होता है। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, स्पेक्युलेटिव डिमांड ऑफ मनी विल बिकम इनफाइनाइट। अगर ये ऐसा गिरता रहा तो फिर बहुत सारी पब्लिक अपना सारा पैसा विड्रॉ करके कहीं और भाग जाएगी। कुछ लोग ये कहां तुम लेके जा रहे हो, तो इस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर आप याद करो,
ट्रांजैक्शन डिमांड प्लस स्पेकुलेटिव डिमांड इक्वल्स टोटल डिमांड फॉर मनी, और हमने देखा था स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट। तो ब्याज अगर कम मिला है तो पब्लिक उसको छोड़ के कुछ और नया खरीदने चली जाएगी, बैंक से पैसा विड्रॉ कर ले। फिर वापस आते हैं, तो दीज आर द डायलेमास ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, बोथ कैन नॉट बी हैप्पी एट द सेम टाइम। लोन टेकर और डिपॉजिटर एक साथ खुश नहीं रह सकते। स्टैगफ्लेशन, जिसके बारे में पिलर 4 में देखेंगे, पर कुछ बार न्यूज़पेपर कॉलम में जब इन्फ्लेशन वाली आरबीआई की बात होती है तो इस वर्ड को भी मेंशन करते हैं, तभी दो लाइन में समझ लेते हैं। स्टैगफ्लेशन कब होता है? जीडीपी ग्रोथ कम हो, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा हो, तो हम उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। अब कुछ लोग कहेंगे कि तुमने तो हमको एक फिलिप का बताया था कि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जॉब क्रिएट होता है, वो सब हमने फिलिप का में देखा था ऐसा। लेकिन आप समझिए अप टू सर्टेन लेवल ओनली। अगर ऑनियन का प्राइस 5000 रुपये पर किलोग्राम हुआ तो क्या आपको लगता है भारत में सबको जॉब मिल जाएगी? नहीं, कोई खरीदेगा नहीं, तो जिनके पास है वो भी फार्मिंग का धंधा बंद हो जाएगा। जस्ट लाइक पाकिस्तान या श्रीलंका में इतनी महंगाई है तो सबके पास जॉब क्यों नहीं? राइट। सो सच प्रॉब्लम इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन, जिसे हम पिलर 4 सी जीडीपी में देखेंगे। फिर वापस आते तो हमने देखा मॉनेटरी पॉलिसी की लिमिटेशंस, ऊपर से बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज इनफ, बाकी उसकी रिफाइंड अंडरस्टैंडिंग हम लोग लेंगे मेंस के नवंबर में जो क्लासेस होंगे वहां। आगे के मुद्दे मिसलेनियस टर्म्स, तीन चार लाइन के मुद्दे हैं, यूएस में टैपिंग क्या, क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या, उससे हमें क्या असर हुआ वगैरह। तो देखिए आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पाती, महंगे काबू नहीं रख पाती। उसके मेजर आर्गुमेंट क्या थे? एक तो सप्लाई साइड थिंग्स की, अगर बारिश नहीं आई तो क्या हुआ, या ये अरब कंट्री ने ऑयल प्राइस का चेंज करा दिया तो क्या, या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है जिसके चलते सप्लाई इंप्रूव नहीं हो रहा है, या ये सरकारी बाबू जो एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं दे रहे, या बैंकों में जो स्कैम हो रहे हैं, बहुत सारे कारण हैं। उसी के अंदर कुछ और कंसेप्ट हम समझते हैं प्रीलिम के लिए, एक लाइन में जिसका वन वर्ड एसोसिएशन की कुछ समझ लीजिए। हार्ड लैंडिंग, फैट टैपिंग, ब्लैक स्वान, कैंटिलाइन इफेक्ट एंड लिक्विडिटी ट्रैप। सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग समझते हैं। लैंडिंग मतलब यहाँ पर आप देखिए, लैंडिंग मतलब प्लेन को नीचे उतारना। एक तो होता है लैंड, इसका मतलब क्या है? कर्जा देना, और ये है लैंड मतलब क्या? जमीन, और ये भी लैंड है मतलब क्या? नीचे उतारना जमीन पे प्लेन। जीडीपी ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ पिलर 4 में देखेंगे, वो क्या बताता है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपके देश में कितना इंप्रूव हो रहा है। सपोज लास्ट ईयर 200 लाख करोड़ का प्रोडक्शन था, इस ईयर गुड्स एंड सर्विसेज का 220 लाख करोड़ का प्रोडक्शन है, तो 200 के सामने 220 हुआ, मतलब परसेंटेज के वाइज कितना है? 10%। अब कुछ लोग कहेंगे 200 का 220 हुआ तो 20 क्यों नहीं हुआ? तो उन सबको मैं कहूंगा भाई सीसेट में आपका पास होने का जोखिम है, फिर तो समझो 100 से 110 होगा तो 10% बोलोगे ना, तो 200 से 220 होगा तो भी 10% ही है। वो क्यों है? तो भाई वो तो इतनी मैथ्स आप देख लेना। फिर बात ऐसी है, इन्फ्लेशन से लड़ना है तो आरबीआई क्या करेगी? लोन्स को महंगा करेगी, पब्लिक शॉपिंग कम करेगी, प्रोडक्शन कम होगा, फिर तो जीडीपी ग्रोथ गिर जाएगा। यस, दिस इज इनएविटेबल। यानी अगर आरबीआई लोन इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करती है तो पैरेलली जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो नीचे डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक शॉपिंग कम कर रही है, कंपनियों के पास अनसोल्ड इन्वेंटरी है, माल बिक नहीं रहा है, तो नया प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, प्रोडक्शन इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो जीडीपी इंप्रूव नहीं हो रहा है। अब कोर्स तो अगेन यू कैन नॉट कीप बोथ पीपल हैप्पी एट द सेम टाइम। इन्फ्लेशन से लड़ना है तो थोड़ा बहुत तकलीफ लेनी पड़ेगी। कुछ देश जैसे यूएसए, वो क्या करें, अचानक से लोन इंटरेस्ट रेट काफी महंगे, मान लीजिए पहले 0% हो, फिर सीधा बोल दिया 5% है। अगर अचानक से ऐसा करोगे तो क्या होगा? जीडीपी ग्रोथ रेट भी एकदम तुरंत गिर जाएगा। तो जो गिर गया उसको हम क्या कहें? लैंडिंग हो रही है। और कैसी हो रही है? हार्ड लैंडिंग। स्पाइडरमैन कूदा ऊपर से तो पैर ही टूट गया उसका। तो हार्ड लैंडिंग मींस व्हाट? व्हेन सेंट्रल बैंक इज इंक्रीजिंग द रेपो रेट इन अ वेरी फास्ट मैनर, देन जीडीपी ग्रोथ रेट फॉल्स रैपिडली। बहुत तेजी से लोन महंगे करोगे तो आर्थिक वृद्धि दर भी बहुत तेजी से गिर जाएगा, उसको कहते हैं हार्ड लैंडिंग। तो फिर क्या करना चाहिए? सॉफ्ट लैंडिंग, धीरे धीरे करो। कि सपोज आपका जो 6.50 था रेपो रेट, तो तुरंत ऐसा मत करो कि उसको मैं 9 कर दूंगा, उसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाओ, बाकी टूल्स एक्सप्लोर करो कि सीआरआर में मैं क्या कर सकता हूँ, क्या ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऑपरेशन ट्वीस्ट या एक्सवाईजेड, आपको कुछ और भी एक्सप्लोर करना चाहिए। यूएस फेडरल रिजर्व मतलब अमेरिका की सेंट्रल बैंक ने क्या किया? तुरंत ही 4.25% रेपो बढ़ा दिया। उसी तरह बाकी देशों ने भी किया। इंडिया की आरबीआई ने हालांकि उतनी सख्ती नहीं दिखाई। मतलब ये 2022 में जब इकोनॉमिक सर्वे ने डेटा कंपेयर किया तो कुछ ऐसा 4 का बढ़ा के जो भी 625 तक ले गया होगा आरबीआई, तो मतलब 225। अभी भी और ले गया 650 किया, तो आप कितना 250। पर अमेरिका के कंपेरिजन में तो वी आर नो है। हमने बहुत ही सॉफ्ट लैंडिंग किया, धीरे धीरे हमने चीजों को इंप्रूव किया। तो कुल मिलाकर इस कंसेप्ट में क्या हम समझे? आरबीआई इन्फ्लेशन से लड़ना चाहती है तो उसने लोन महंगे किए हैं, पब्लिक शॉपिंग कम करी है, प्रोडक्शन कम होगा, जीडीपी ग्रोथ कम होगा, दो बराबर है। बट आरबीआई डूइंग दिस इन ग्रेजुअल मैनर। कितना? पहले 4% था रेपो, अभी 650 किया, पर उसने हौले हौले ये काम किया है। इसलिए अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट कम होगी, करेक्ट, पर वो धीरे धीरे। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट विल फॉल ग्रेजुअली, तो स्पाइडरमैन गिरेगा तो पैर टूटेगा नहीं। तो हार्ड लैंडिंग एंड सॉफ्ट लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग कौन कर रहा है? यूएस फेडरल रिजर्व, उसके चलते उनकी इकोनॉमी में प्रॉब्लम भी है। इंडिया में क्या हो रहा है? सॉफ्ट लैंडिंग। तो प्रॉब्लम तो हमें भी है, बट स्लोली स्लोली दे आर हैपनिंग। तो हमने देखा एक तो सॉफ्ट लैंडिंग एंड हार्ड लैंडिंग। दूसरा मुद्दा है फेट टैपिंग एंड क्वांटिटेटिव ईजिंग। देखिए फेट टैपिंग की असल में समझ के लिए पिलर 1 सी शेयर मार्केट, पिलर 3 ये जो भी एफपीआई करेंसी एक्सचेंज, वो सब समझना है, पर अभी भी थोड़ी अंदाज होनी चाहिए क्योंकि बार-बार आएगा, तो एक बार थोड़ी ओवरव्यू लेते हैं। कोरोना के बाद अमेरिकन सेंट्रल बैंक ने ये कहा कि हम अपना सीआरआर कम करते हैं, रेपो कम करते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन में ऐसे खेल खेलते हैं कि बाजार में डॉलर सप्लाई इंक्रीज हो जाए। क्यों? ताकि लोन सस्ते हो जाए और पब्लिक दे दनादन शॉपिंग करे और ये सारी जो अपनी इकोनॉमी है वो आफ्टर कोरोना रिकवर हो जाए। मान लीजिए ऐसी सिचुएशन में अमेरिका में लोन इंटरेस्ट रेट था सपोज 5%। पैरेलली हम लोग देखेंगे कि ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोरोना शेयर बाजार पहले गिरता है, फिर अचानक बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आईटी और फार्मा सेक्टर में दे दनादन फॉरेन इन्वेस्टर पैसा रहा है। लॉकडाउन है तो सब लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे और फार्मा वैक्सीन बनेगी तो बहुत पैसा है। तो अमेरिका में बहुत सारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वो क्या है हम आगे देखेंगे शेयर मार्केट और बाद में। अभी के लिए फॉरेन इन्वेस्टर वो क्या करें? अमेरिका से 5% इंटरेस्ट पे लोन लेंगे, 2020 की बात कर रहा हूं, और आके इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि उसको क्या लगता है, अमेरिका से 5% में लोन लिया, इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, या तो फार्मा और आईटी सेक्टर में बहुत तेजी है तो मुझे 15% प्रॉफिट हो जाएगा। सो ही इज डेफिनेटली इन प्रॉफिट, क्योंकि 15% कमाया, 5% लोन इंटरेस्ट है वापस देना है, तो भी उसका प्योर 10% तो चोखा या शुद्ध नफा है। तो ऐसी सिस्टम चल रही थी। यानी अमेरिका में क्वांटिटेटिव ईजिंग मतलब इजी मनी सप्लाई था, और उसके चलते इंडिया में ढेर सारा पैसा आ रहा था। हाँ, तो क्वांटिटेटिव ईजिंग ये स्मार्ट आर्ट या चार्ट मैंने बना के एंड आउट में भी डाला। उसमें हो क्या रहा है कि सपोज अमेरिका में लोन इंटरेस्ट रेट हो 5% और पहले इंडिया में शेयर मार्केट में प्रॉफिट हो 15%, ऐसा कोरोना के दौरान हो रहा था। सो देन व्हाट विल हैपन, जितने फॉरेन इन्वेस्टर हैं ढेर सारे पैसे लेके अमेरिका से उन्होंने बोरो किया और इंडिया के शेयर मार्केट में लगाने लगे। अब इसकी इंप्लीकेशन क्या होगी? इंडिया का शेयर मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो शेयर मार्केट ऐसी चीज है कि उसको जितना पैसा खिलाओगे वो ऊपर जाता है। वो कैसे जाता है? पिलर 1 सी में हम देखें। देन डॉलर्स विल बिकम वीक। वो कैसे? वो पिलर 3 में देखें, अभी उसकी चिंता मत करो। जॉब्स विल बी क्रिएटेड, यस, क्योंकि सारा पैसा आ रहा है उसमें, आईटी सेक्टर में, स्टार्टअप कंपनी में बहुत पैसा आ रहा है, तो वहां बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी। सो दिस वाज द इंपैक्ट। अब उसके बाद क्या है कि व्हेन वी मूव टू 2022, रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, जिससे फर्टिलाइजर प्राइस, ऑयल प्राइस, ये सब बढ़ रहे हैं। भारत में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उस हिसाब से स्वाभाविक है भारत में
आरबीआई अपना सब काम स्टिक करेगी, लोन महंगे करेगी, पब्लिक कार नहीं खरीदेगी, कार का प्रोडक्शन कम हो जाए, भारत से भी हम लोग मिडिल ईस्ट या अफ्रीका में कार एक्सपोर्ट करते हैं वो भी कम हो जाए, तो फॉरेन इन्वेस्टर क्या सोचे कि मैंने ये टाटा मारुति सब ऑटोमोबाइल कंपनी के शेयर खरीदे, इसमें मजा नहीं, सो लेट मी एग्जिट, पैसा निकाल के भागने का वक्त आ गया, भारतीय शेयर बाजार में मजा नहीं। सो व्हेन ही स्टार्ट्स पुलिंग आउट द मनी फ्रॉम शेयर मार्केट, व्हाट विल हैपन? शेयर मार्केट ऐसा जानवर है, उसको आप पैसा दोगे तो ऊपर जाएगा, पैसा उसका लेके आप चले जाओगे, इट विल फॉल डाउन। सो नाउ इंडियन शेयर मार्केट इज फॉलिंग डाउन। ये सब चल रहा है पैरेलली। 2022 तक अमेरिका में भी महंगाई बढ़ जाती है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग। तभी क्या हो रहा है आप देखो, अमेरिका में लोन इंटरेस्ट रेट सपोज 2020 में थे 5%, अब उनकी सेंट्रल बैंक यानी यूएस फेडरल रिजर्व क्या करेगी? लोन महंगा कर देगी, सीआरआर, एसएलआर, रेपो वगैरह में ऐसे चेंजेस करेगी कि सपोज नाउ लोन इज 8% इंटरेस्ट। पैरेलली मैंने आपको बताया इंडिया का शेयर मार्केट गिर रहा है, सपोज पहले आपको 15% प्रॉफिट होता था, अब मान लीजिए आपको सिर्फ 4% प्रॉफिट हो, क्यों ऐसा लॉस हो रहा है? मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कैसे यूक्रेन क्राइसिस और इंडिया में प्रोडक्शन और दूसरी चीजों पे असर, एंड देन इंडिया का शेयर मार्केट विल फॉल डाउन। अब आप फॉरेन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो क्या सोचता है कि भाई अगर मैं अमेरिका से लोन लेके आता हूँ एट 8% इंटरेस्ट और इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ एट 4% प्रॉफिट, तो मैं तो लॉस में हो गया ना। तो मैं मतलब फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में क्यों? मैं तो जो के भाग जाता हूँ, अदरवाइज आई विल बी इन अ बिग ट्रबल, क्योंकि समझो उसने पुराना भी लोन 5% वाला लेके आया था, तब तो उसको प्रॉफिट हो रहा था, तो ये सब प्रॉब्लम आ जाएगी। सो नाउ आई विल पुल आउट मनी फ्रॉम इंडियाज मार्केट एंड आई विल लीव। तो भागना शुरू करेगा। अब वो भागना शुरू करेगा तो तकलीफ ये होगी सबसे पहले, क्योंकि वो अपने डॉलर्स इंडिया से लेके भाग रहा है। मतलब असल में क्या, सपोज उसने टाटा कंपनी का शेयर खरीदा, अभी सेल किया, उसको रुपया मिला, रुपये को वो डॉलर में कन्वर्ट करेगा और इंडिया से लेके चला जाएगा, तो मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उसका प्राइस बढ़ता है। तो प्राइस ऑफ डॉलर सपोज पहले 75 रुपीज था, अब हो जाए 80 रुपीज। वाई? क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर उसने टाटा कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया था पैसा, उसने शेयर सेल कर दिए, पैसा रिकवर किया, रुपी करेंसी मिला, वो जाएगा बैंकर या ऑथराइज्ड डीलर के पास, उसको डॉलर में कन्वर्ट करेगा और चला जाएगा। पर डॉलर की सप्लाई तो लिमिटेड है, अब ये लोग ज्यादा डिमांड करके निकालना है, तो डिमांड बढ़ गई, तो डॉलर की डिमांड बढ़ी, डॉलर विल बिकम एक्सपेंसिव। 75 रुपीज का डॉलर पहले मिलता था, अभी 82 रुपीज है, उससे ऊपर चला जाए। देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। क्योंकि आप समझिए ऑयल आप इंपोर्ट करते हैं, पहले $100 के लिए आपको जो भी सपोज 7500 देने थे, अभी आपको 8000 रुपये देने। सो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। उस हिसाब से जो भी पेट्रोल डीजल विल बिकम एक्सपेंसिव, ट्रांसपोर्टेशन विल बिकम एक्सपेंसिव वगैरह। और शेयर मार्केट तो गिर रहा है, मैंने आपको बताया कि ये लोग भाग रहे हैं, तो शेयर मार्केट इज फॉलिंग डाउन। ये जो पूरी प्रोसेस या प्रॉब्लम हुई, उसके साथ एसोसिएटेड कंसेप्ट है फेयर टेपरिंग। तो फेयर टेपरिंग क्या है? असल में फेयर टेपरिंग तो इतनी सी बात है, अमेरिका में महंगाई से लड़ने के लिए अमेरिकन सेंट्रल बैंक अपने लोन महंगे करवाई थी, पहले सपोज 5% था, अभी 8% किया। सो अमेरिकन सेंट्रल बैंक की जो एक्शन है, इंक्रीजिंग द लोन इंटरेस्ट रेट्स इन अमेरिका या डिक्रीजिंग द डॉलर सप्लाई इन अमेरिका, उसके लिए वर्ड यूज होता है फेयर टेपरिंग। उससे इंडिया को क्या असर होती है उसको हम कहेंगे इंडिया पे इंपैक्ट। क्या इंपैक्ट है? डॉलर महंगा हो गया, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, ऑयल वगैरह महंगा हो गया, जिसको इंपोर्ट करते हैं वो महंगा हो गया, एंड शेयर मार्केट फॉलिंग डाउन, उसको और भी आगे ले जा सकते हैं, उसके चलते जॉब लॉस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स। यस, तो तकलीफ ये फेयर टेपरिंग वो एक एक्सटर्नल फिनोमिना है, बाहर से हो रहा है, आरबीआई उसको कंट्रोल कर नहीं पाती, इसलिए आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर नहीं पाती। तो फेयर टेपरिंग के चलते ऑयल महंगा हो जाए, हमारे लिए इंपोर्ट करना, तो आरबीआई कैन नॉट डू एनीथिंग। इसके बाद एक दो छोटे मुद्दे पढ़ के हम आज की क्लास खत्म करेंगे, उसके बाद जो बचेगा तो डोंट वरी, का टॉपिक बच गया तो नेक्स्ट वीक मिले तब देखें। ब्लैक स्वान क्या है? ब्लैक स्वान का मतलब है कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट जिसके चलते बहुत बड़ा लॉस हो जाए इंडियन या कोई भी इकोनॉमी को। फॉर एग्जांपल कोरोना के बाद जितने लॉस हुए अचानक से, तो वो सब क्या ब्लैक स्वान इवेंट उसको कहा जाता है। अब कुछ लोग पूछेंगे अच्छा तो यूएस फेयर टेपरिंग भी तो ब्लैक स्वान हुआ ना, उससे लॉस हो रहा है। वो ब्लैक स्वान नहीं है, क्योंकि वो तो पता था सबको इकोनॉमिस्ट को कि अगर अमेरिकन सेंट्रल बैंक ऐसी एक्शन करेगा कभी तो अपने को ये असर हो सकती है, तो वो ब्लैक स्वान है। अनएक्सपेक्टेड मतलब जैसे प्लेग हो गया या रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो गई, जिसको हमने सोचा नहीं था हो जाए, उसे कहते हैं ब्लैक स्वान इवेंट। देन अ टॉपिक इज कैंटिलॉन इफेक्ट। सपोज आरबीआई मनी सप्लाई को 1000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा देती है, जो भी एसएलआर सीआरआर अनलॉक किया, कुछ उसने किया, ओपन मार्केट ऑपरेशन किया, सपोज मनी सप्लाई इंक्रीज बाय 1000, तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि समाज के हर एक लेयर में इक्वली द मनी शुड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, कि 1000 रुपये में से 333 रुपये रिच पर्सन को लोन मिले, 333 मिडिल क्लास को मिले और 333 गरीब को मिले। दैट इज एक्सपेक्टेशन। लेकिन क्या आपको लगता है नया जो भी पैसा एक समान रूप से वितरण होगा, डू यू थिंक द मनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली? द आंसर इज नो। क्योंकि इन रियलिटी व्हाट विल हैपन, सपोज 1000 रुपये एक्स्ट्रा मनी सप्लाई है, तो उसमें से 800 रुपये तो ये रिच पर्सन ही कॉर्नर कर लेगा, बिकॉज बैंक में उसका कनेक्शन अच्छा होगा, उसका जल्दी से लोन पास हो जाएगा, उसके पास कोलेटरल गिवे रखने के लिए लैंड प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स होंगे जो गरीब आदमी के पास नहीं होंगे, उसका बैंक बैलेंस पहले से अच्छा होगा, तो बैंक कहता है रिलायबल आदमी इसका लोन पहले पास करो, गरीब आदमी का बैंक बैलेंस नहीं, उसका लोन बाद में पास करो। सो इन रियलिटी व्हाट विल हैपन, रिच पर्सन विल कॉर्नर मेजॉरिटी ऑफ दिस फ्रेश मनी और फ्रेश लोन्स। अब 800 रुपये का क्या करेगा? अब हम लोग क्या करते हैं और नए नए बंगले खरीदेंगे, सो देन दे विल परचेज मोर प्रॉपर्टी, गोल्ड, रियल एस्टेट वगैरह। देन व्हाट विल हैपन, अगर वो ज्यादा बंगलो खरीद रहा है तो प्राइस ऑफ लैंड, प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी विल इंक्रीज, तो बंगलों के भाव बढ़ जाएंगे। आफ्टरवर्ड्स सपोज ये रिच पर्सन ने ये बंगलो खरीद लिया 5 करोड़ में 2020 में, जब आरबीआई की चीप मनी पॉलिसी चल रही थी, जब आरबीआई लोन सस्ते रखा था, जो हमने देखा कि रेपो हार्डली 4%। सो डिमांड ऑफ गुड सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट डन बाय रिच पीपल, एज अ रिजल्ट ऐसे बहुत सारे बंगलो लॉक हो गए। अब ये रिच आदमी क्या सोच रहा है कि मैं इसको 2023 में सेल करूंगा तो मुझे तो कम से कम 6 करोड़ चाहिए, तो आप मतलब मिडिल क्लास पर्सन लेने जाएगा तो आपके लिए सब महंगा हो गया। आई वांट टू बाय इट बट नाउ इट इज वेरी एक्सपेंसिव, क्यों सारा तो उसने लॉक कर दिया, मैं लेने जाता हूं, अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर करने के लिए मेरे पास ज्यादा प्राइस मांग रहा है एग्जिस्टिंग हाउस ओनर। तो जो पूरी चीज हुई उसे हम क्या कहेंगे? कैंटिलियन इफेक्ट या कैंटिलॉन इफेक्ट, जो भी प्रोनाउंसिएशन। इट मींस व्हाट, जब भी आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ाती है तो रिच पर्सन कॉर्नर कर लेता है और वो सब ऐसा बंगला खरीद के बाकी लोगों के लिए महंगाई बढ़ा देता है। क्या इंडिया में ऐसा हो रहा है? जवाब है हाँ। हमने देखा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसके 6 मेंबर होते हैं, उसमें एक मेंबर है जयंत वर्मा। तो प्रोफेसर जयंत वर्मा उसने ये पाया कि आप बहुत सारे लोन सस्ते कर दिए, खासकर कोरोना में, तो अमीर लोग 2-2 5-5 बंगले खरीद रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो बाकी लोगों के लिए मकानों की शॉर्टेज हो रही है, और शॉर्टेज जिस भी चीज की होती है आप जानते हैं, जिस चीज का शॉर्टेज महंगा हो जाएगा, तो हाउसिंग इन्फ्लेशन ये हो रहा है। इसलिए जयंत वर्मा प्रोफेसर जो उनका ये मानना है कि हमें रेपो रेट को और बढ़ाना चाहिए वगैरह। फॉर एग्जाम्पल न्यूज हेडलाइन आप देखो, शाहिद कपूर बाइंग 55 करोड़ बंगलो वगैरह। लास्ट मुद्दा है लिक्विडिटी ट्रैप। मेरे ख्याल से ये 5 मिनट का मुद्दा है, इसको खत्म करें ताकि पूरा हैंड आउट अपना कंप्लीट हो जाए। हो सकता है कुछ लोग थक गए होंगे तो आप वीडियो ऑफ कर देना, कल सुबह उठ के इसको देख लेना। मैं तो इसको खत्म कर दूं, क्योंकि आप समझो शुरू के आधे घंटे तो अपना वैसे भी सर्वर में जो गया, तो लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस। सो लास्ट टॉपिक इज लिक्विडिटी ट्रैप, वेरी इजी टॉपिक। रिसेशन या जिसे हम इकोनॉमिक स्लोडाउन, इकोनॉमिक स्लोडाउन आप समझते हैं, प्रोडक्शन जो भी ओपन, कोई लोग खरीदते नहीं तो गाड़ियों का और प्रोडक्शन कम हो जाए, लोगों को जॉब से हटा दिया, ऐसी सब नेगेटिव सिचुएशन आप इमेजिन करो। मंदी चल रही है, प्रोडक्शन नहीं है, जॉब्स नहीं है, कुछ नहीं।
अब ऐसी सिचुएशन में आरबीआई ने क्या करना चाहिए, आर्थिक मंदी से लड़ना है, आरबीआई ने क्या करना चाहिए, लोन सस्ते कर दो, रेपो सस्ता कर दो, ताकि पब्लिक दे दनादन शॉपिंग करे, डिमांड बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, जॉब्स क्रिएट हो जाए। तो सपोज आरबीआई डिक्रीजिंग 9% से 6% से 4% से 3% से 2% रेपो किया, तो रोज 100 चलाते हैं और रोज रेपो सस्ता करते हैं। पैरेलली यू वुड एक्सपेक्ट कि जो बैंकर हैं उन्होंने भी अपने बैंक लोन सस्ते करने चाहिए। हाँ, तो क्या होंगे, तब कॉमन सेंस अप्लाई करो, एक हद तक होंगे फिर नहीं होंगे। कि सपोज पहले जब रेपो 9 था और बैंक लोन इंटरेस्ट रेट 12 था, फिर आरबीआई ने इसको 6 किया था, ये भी थोड़ा कम कर 9 फिर 7, फिर अब देखो बैंक लोन का जो घोड़ा है वो 7 पे आके रुक गया। अब उसको कितना भी चाबुक मारो तो वो और नीचे नहीं जाएगा। क्यों? बैंक ऑफ बड़ोदा नहीं परवड़ेगा हमको, वी कैन नॉट अफोर्ड, क्योंकि इसे 7 का फिर 6 किया, 5 किया, तो हमारे तो सैलरी, रेंट, मार्केटिंग, सिक्योरिटी गार्ड के सारे खर्चे निकालने हैं। आपका एक्सटर्नल बेंचमार्क है ये वो, तो नहीं आप समझे बैंक लोन ही नहीं देगा ना, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देना ही है, बिकॉज़ दे कैन नॉट, अदरवाइज दे विल बी लॉस्ट। तो उनका मिनिमम तो स्लैब लेके चलो, मिनिमम 7% से तो कम नहीं देंगे। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं एक्सटर्नल बेंचमार्क है तो जबरदस्ती उसको देना ही पड़ेगा सस्ता करके, चलिए एक्सेप्ट भी कर लिया, तो भी आप समझते हैं कि लार्ज कॉर्पोरेट लोन्स जैसे अदानी अंबानी को, उसको तो एक्सटर्नल बेंचमार्क नहीं लगता है। एक्सटर्नल बेंचमार्क किसको लगता है? पर्सनल लोन, रिटेल लोन, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज लोन। तो बहुत सारे लोन इंटरेस्ट रेट वो तो नहीं गिरेंगे ना, कॉर्पोरेट लोन या रिलायंस अदानी को जाने वाले लोन वो तो सपोज 7% से ज्यादा कम होने के। नाउ एंगल टू लुक एट इट, आरबीआई क्या बोला कि मैं तो मनी सप्लाई बढ़ा रहा हूं, चलो रेपो तो सस्ता किया, मैं तो सीआरआर एसएलआर सब में आपको ऐसा अनलॉक करता हूं, बहुत सारा पैसा आ गया। बैंक ऑफ बड़ौदा कॉल कर रहा है एक क्लाइंट को, हेलो सर, कॉलिंग फ्रॉम बैंक बड़ौदा, वेरी अट्रैक्टिव लोन इंटरेस्ट रेट बहुत सस्ता कर दिया, ले लो। तो क्लाइंट मना कर देगा, क्योंकि मैंने आपको कारण बताया, रिसेशन या स्लो डाउन की प्रॉब्लम है, क्लाइंट ने अपना जॉब बिजनेस बंद हो गया है, तो वो लोन क्यों लेगा? उसको पता है मैं लोन ले भी लूंगा, सस्ता लोन है, पर मैं रीपे तो कर नहीं सकता, सो आई डोंट वांट टू टेक योर लोन, थैंक यू। अब आरबीआई की डायलेमा यानी दुविधा देखो, वो क्या बोल रहा है, भाई मैंने तो नल खोल दिया, आई हैव इंक्रीज द मनी सप्लाई, तो फिर आपने एक तो लोन क्यों सस्ता नहीं कर रहे हैं और आगे घुमा क्यों नहीं रहे? तो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, जो प्रॉब्लम थे कि बैंक के अपने मिनिमम कुछ कॉस्ट होते हैं, स्टाफ सैलरी वगैरह, एक हद से ज्यादा लोन सस्ता नहीं हो सकता। दूसरा, एक तो इसका कोई लोन लेता भी नहीं, तो और कितना सस्ता देगा? एक वेडिंग रिसेप्शन जो होता है, सपोज उसमें आप कहो कि मेरे 200 गेस्ट है, तो केटरिंग वाला क्या बोलेगा, हर एक गेस्ट का 150 पर डिश में लूंगा। आप कहें नहीं मेरे तो 5000 गेस्ट आने वाले, तुम सस्ता करो, तो मैं तुमको कॉन्टैक्ट दूंगा, अदरवाइज मैं किसी और को दे दूंगा। देन इट इज पॉसिबल केटरिंग वाले के हाथ 120 रुपए पर डिश में मैं आपके वेडिंग रिसेप्शन को सर्व करूंगा। उसी तरह यहाँ पर बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मनी सप्लाई तो ठीक है, सामने क्लाइंट्स ज्यादा मिलेंगे तो वो सस्ता कर सकता है कि वॉल्यूम के हिसाब से, जत्थे के हिसाब से मुझे बहुत सारा बिजनेस मिल जाएगा, पर वो तो हो नहीं रहा है, तो फिर मिनिमम कुछ तो आना चाहिए स्टाफ सैलरी रिकवर करने के लिए, सो ही विल नॉट डिक्रीज द लोन इंटरेस्ट रेट। तो इन सारी प्रॉब्लम को अगर एक लाइन में समझाना हो तो कैसे समझाओगे? लिक्विडिटी ट्रैप, मतलब आरबीआई क्वेश्चन पूछ रही है, आई हैव इंक्रीज्ड माय मनी सप्लाई एंड व्हाई यू, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, व्हाई योर लोन इंटरेस्ट रेट इज नॉट डिक्रीजिंग, तो कारण क्या है? लिक्विडिटी ट्रैप, इसलिए नहीं होगा। तो एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, लॉट ऑफ आइडल, आइडल मतलब क्या, ऐसे सुस्त पड़ा है नीचे मनी सप्लाई, ये जितना इधर आ रहा है ये पैसा ऐसा सुस्ती पड़ा रहेगा, आइडल, इसको कोई लेगा ही नहीं, नो वन विल टेक इट एज लोन। और आगे इसी के चलते और इंपैक्ट हो जाएगी, जो मैंने आपको आगे भी बताया कि रेपो कम हो रहा है, ब्लू लाइन, उस हिसाब से लोन इंटरेस्ट रेट कुछ हद तक कम हुए, बैंक अपने डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट भी कम कर देगा। क्यों? वो मैंने फार्मर वाले एग्जांपल से बताया, जब मैं और शक्तिकांत दास वीट सेल कर रहे थे। अच्छा, तो क्या हो रहा है, ये डिपॉजिटर पूछ रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा बचत खाते पे अच्छा ब्याज क्यों नहीं देते? सपोज पहले 7% का सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट, आजकल 2% 3% ही है, बचत खाते पे ब्याज नहीं देते। बैंक जवाब क्या देगा कि मुझे तुम्हारी गरज नहीं है भाई, अगर मुझे चाहिए भी होगा लोन तो मैं आरबीआई से रेपो में ले लूंगी, आपसे तो अब जरूरत है नहीं। तो ये सारे डिपॉजिटर क्या सोचेंगे, बस अब चलते हैं, तो फिर लेट अस विथड्रॉ आवर डिपॉजिट्स और इसको गोल्ड एंड प्रॉपर्टी बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्ट कर देंगे। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी, इट विल बिकम इनफाइनाइट, मतलब बैंकों में जितना पैसा है सपोज इनफाइनाइट है, तो डिपॉजिटर सारा पैसा बाहर निकालेंगे, मतलब कितना, इनफाइनाइट, तो डिमांड क्या होगी, इनफाइनाइट। आपको असल जिंदगी में तो इनफाइनाइट नहीं, आप जानते हैं कुछ नंबर होगा ना कि 100 करोड़ बढ़ गया, 500 करोड़ बढ़ गया, पर जितना भी वो सब बढ़ गया, इनफाइनाइट डिमांड। और कैसे वो हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था इस पिलर के, कि जब भी लोन इंटरेस्ट रेट उसके साथ स्पेकुलेटिव डिमांड का इनवर्स रिलेशन है, कि अगर क्लाइंट को लगे मजा नहीं है तो हम पैसा उठा लेंगे, बाहर निकालेंगे, सो स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी विल रिजल्ट इनटू इनफाइनाइट, मतलब जब भी लोन डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स, व्हेन डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट डिक्रीज टू मच, स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी विल बिकम इनफाइनाइट। और ऐसी सिचुएशन ज्यादा कब होगी, जब ये लिक्विडिटी ट्रैप का जमाना चल रहा है, तब ये सब होगा, क्योंकि लिक्विडिटी ट्रैप में मैंने आपको बताया अल्टीमेटली लिक्विडिटी ट्रैप के चलते ये सब शुरुआत होती है। लिक्विडिटी ट्रैप कब होता है? नॉर्मल डेज में नहीं होता, रिसेशन मतलब मंदी के जमाने में ये ज्यादा होता है। तो एक दो लाइन के अंदर जो इमीडिएट इंपैक्ट है उतना समझ के याद रखना है, ये भी इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। बस तब खेल खत्म, जो भी समझना था जानने लायक वो चीजें हमने देख ली, और भी समझना है पर वो मेंस के मुद्दे को हम लोग नवंबर में समझेंगे। तो देखिए पिलर 1 बाटा टू बिटकॉइन खत्म, पिलर 1 मॉनेटरी पॉलिसी सीआरआर सब खत्म। नेक्स्ट हम मिलेंगे प्रोबेबली थर्सडे को, तो हम पढ़ेंगे पिलर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक एनबीएफसी, वो खत्म होगा, फिर शेयर मार्केट वो खत्म होगा, तो फिर इंश्योरेंस, फिर बजट, फिर इंटरनेशनल ट्रेड, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, जीडीपी, इन्फ्लेशन वो खत्म, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लास्टली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ऐसा ये आई थिंक जनवरी तक कोर्स चलेगा, बाकी तो 5 महीने 50 लेक्चर है इसमें, इट इज स्प्रेड आउट, इट इज स्प्रेड आउट कि अब जो लेक्चर होंगे ऐसे हफ्ते में 4 दिन हो, ऐसा धीरे धीरे वो चलेगा। उसका एक और फायदा है, आपको ज्यादा टाइम मिलता है सुकून से उसको एब्जॉर्ब करने का, बीच बीच में मान लीजिए बैकलॉग भी हो गया तो उसको कोप अप करने का, क्योंकि एग्जाम कल सुबह तो है नहीं कि जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के इसको निपटाए, तो धीरे धीरे काम हो रहा है, आप भी करते रहो। आगे का कार्यक्रम आज 15 संडे मतलब 17 को रविवार को टेस्ट होगी, इसके जो भी 40-50 क्वेश्चन होंगे रात को 9 बजे सब आप तैयार करके उसको खत्म कर, फिर सीधा हम लोग मिल रहे हैं 21 को थर्सडे को, तब हम ये बैंक एनबीएफसी क्लासिफिकेशन वगैरह समझेंगे। तो बीच में आपको काफी दिन मिल रहे हैं, उसमें आप जो भी बैकलॉग है इस सब्जेक्ट का, बाकी सब्जेक्ट का एवरीथिंग गेट योर हाउस इन ऑर्डर। जैसा मैं इधर छुट्टी पे चला गया, मींस की आंसर की क्या, अभी 2-3 दिन उसी प्रोजेक्ट में लगा रहूंगा। मींस के मॉडल आंसर की सीरीज अनअकैडमी अनस्टॉपेबल चैनल पे चलती है, आप चाहो देख सकते हो। सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मत देखो, क्योंकि उसमें क्लिक नहीं होगा कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, तो बेटर वो तब देखना जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए। हमें तो अभी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, विल डू इट। बाकी आपके जो डाउट्स वगैरह हैं उसके क्या हिसाब है, तो स्लोली 1 to 300 को कंप्लीट किया, अभी और 600 तक हुआ, तो मान लीजिए 300 1 to 600, तो उसमें मैं जो 150-200 धीरे धीरे खत्म करूँ, कुछ मैं संडे को अपलोड करूंगा, कुछ वेडनेसडे को अपलोड करूंगा, सो लाइक दैट वी विल कंटिन्यू, बाकी सब चलता रहेगा। स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स क्लैरिफाई।